तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इंस्ट्रूमेंट का जो सबसे बड़ा एक पार्ट है, जिस कहते हैं ना क्रिप्टो इंडस्ट्री बेसिकली और या ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में अगर सबसे बड़ा कोई रोल प्ले करता है तो वो उस इकोसिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्लॉकचेन। ठीक है। ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम होता है किसी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री का या किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट का, जहाँ पे वो उसकी रीढ़ की जड़ होती है, मतलब उसका बेस होता है, उसके इकोसिस्टम का सबसे स्ट्रांग एरिया होता है कि वो डिसाइड करता है कि उस ब्लॉकचेन का मार्केट में क्या अस्तित्व होने वाला है। हम सभी को पता है क्रिप्टो करेंसी की जब स्टार्टिंग हुआ था तो बिटकॉइन इज द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी, सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी आया था जिसने इस क्रिप्टो इंडस्ट्री की दुनिया में सबसे पहला कदम रखा। और हम जानते हैं कि बिटकॉइन का भी अपना खुद का ब्लॉकचेन है जो कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज वे में ऑपरेट हो रहा है। और बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में वो पावर है कि अगर जैसे हम बोलते हैं ना कि बिटकॉइन को लाने वाले जो निर्माता हैं, उनके क्रिएटर हैं, वो कहीं ना कहीं सतोशी नाकामोटो हैं। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं उनको भी बोलूं कि यार एक काम करो, आप कुछ ऐसा करो कि बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो आप डबल कर दो या बढ़ा दो या कम कर दो, तो आज वो भी चाह के भी इस सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उस ब्लॉकचेन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कोई भी पर्सन चाह के, कोई भी एक सिंगल पर्सन चाह के उसको चेंज नहीं कर सकता है। हाँ, ये तभी पॉसिबल है जब बिटकॉइन को चलाने वाले जितने भी माइनर्स हैं, जितने भी नोड हैं जो उस ब्लॉकचेन को ऑपरेट कर रहे हैं, जब उनका परसेंटेज मोर देन 50% हो जाए, जब उनका कहते हैं ना उनका बहुमत हो जाए, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज किसी भी एक सिंगल पर्सन से या उसके खुद के क्रिएटर ओनर से भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो ब्लॉकचेन के कोई भी पार्ट को चेंज कर पाए या बिटकॉइन के किसी भी ब्लॉकचेन के पार्ट को चेंज कर पाए। और आप देखोगे यही पावर है जो कहीं ना कहीं आज पूरे वर्ल्ड में हर किसी को अट्रैक्ट कर रहा है, हर किसी को मजबूर कर रहा है, ऐसे ऐसे लोगों को इन्वॉल्व कर रहा है जो लोग कहीं ना कहीं क्रिप्टो को लेके नेगेटिव बोला करते थे। मैं सिंगल पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम आम इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो बड़े से बड़े पर्सनैलिटी थे, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन थे, बड़े से बड़े गवर्नमेंट लेवल के कंट्रीज जो अधिकारी थे, वो लोग जो कहीं ना कहीं क्रिप्टो को लेके और ब्लॉकचेन को लेके या टेक्नोलॉजी को लेके, हालांकि टेक्नोलॉजी को तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ क्रिप्टो को लेके कहीं उनके मन में कहीं ना कहीं एक जो थॉट्स रहा करते थे, जो एक माइंडसेट उनका बना हुआ था। आज देखो समय के साथ सबका माइंडसेट चेंज होता जा रहा है। आज आप देखो दुनिया भर में देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो की बात हो रही है, क्रिप्टो के पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात हो रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टो को चला रही है, ऑपरेट कर रही है, उस टेक्नोलॉजी के रियल वर्ल्ड यूज केस की बात हो रही है, उसके फ्यूचर की बात हो रही है। कौन सा वर्ल्ड क्रिप्टो को लीड करेगा, कौन सा वर्ल्ड लीड करेगा, कितना होल्डिंग करेगा, उसकी बात हो रही है ना। जैसे यूएस चूंकि वर्ल्ड को लीड करता है, तो हमें पता है, हम सबको पता है कि यूएस में आज जो नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रम्प, वो किस तरीके से क्रिप्टो को लेके बात कर रहे हैं, क्रिप्टो को लेके वो कितना अग्रेसिव है, कई नई रेगुलेशंस ला रहे हैं, पॉलिसीज ला रहे हैं, नए ऑपरेशंस कर रहे हैं, नए नए डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। और इन सबका एक ही मकसद है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अमेरिका को यूएस का क्रिप्टो सेंटर हब बनाया जाए, क्रिप्टो कैपिटल ऑफ अमेरिका बनाया जाए वर्ल्ड का। तो आप सोचो जब गवर्नमेंट लेवल पे इस तरीके से काम हो रहे हैं, ये सब चीजें इतना ज्यादा अट्रैक्शन है, लोग इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, तो इन सबका जो मेजर जो एक होता है ना रूट कॉज है, वो है ब्लॉकचेन। किसी भी क्रिप्टो करेंसी का ब्लॉकचेन कितना स्ट्रांग है, ब्लॉकचेन किस तरीके से उस क्रिप्टो करेंसी को ऑपरेट कर रहा है, किस तरीके से उस क्रिप्टो करेंसी की इकोसिस्टम को ग्रोथ होने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, उस पर डिपेंड करता है किसी भी क्रिप्टो करेंसी का ग्रोथ या उस प्रोजेक्ट का या इकोसिस्टम का ग्रोथ। तो आज मिस्टर मिंट, जिस तरीके से हम सबको पता है कि मिस्टर मिंट अभी जो अपना खुद का ब्लॉकचेन लेके आने वाला है, मिंट चेन, है ना, मिस्टर मिंट ब्लॉकचेन, तो वो ब्लॉकचेन की खासियत तो सबको पता ही है कि किस तरीके से उसको एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ और इनोवेटिव तरीके के साथ लाया गया। और उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से हम रियल टाइम वर्ल्ड जो यूज केस आने वाले हैं, उनमें कैसे लोगों को इजिली एक्सेस दिया जाए ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में। क्योंकि आज की डेट में अगर ब्लॉकचेन को लेकर हम बात कर रहे हैं, कोई भी ब्लॉकचेन पर अगर काम करना है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है, टेक्निकल एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको ब्लॉकचेन की बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग नॉलेज की नॉलेज हो, जिसको ब्लॉकचेन पे कैसे जो ब्लॉकचेन के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है, कैसे नोड सेटअप करते हैं, जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट जब होती है उसके लिए प्रॉपर सर्वर वैलिडेशन सेटअप वगैरह। क्योंकि आप अगर ब्लॉकचेन को बना भी लोगे, लेकिन उस ब्लॉकचेन को ऑपरेट करने के लिए आपको, कहते हैं ना, माइनर से पहले माइनस बोलते थे प्रूफ ऑफ वर्क की इंडस्ट्री में, अब उनको वैलिडेटर बोला जाता है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टैक में आ गए हैं। तो प्रूफ ऑफ स्टैक में किस तरीके से वैलिडेटर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, जिसके माध्यम से ब्लॉकचेन ऑपरेट होता है। तो ये ब्लॉकचेन को बनाने के साथ साथ उसको ऑपरेट करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। इसके लिए बहुत सारा सर्वर रिक्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ब्लॉकचेन को बनाने के लिए कई सारे टेक्निकल रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। या अगर हमें किसी ब्लॉकचेन में हमारे किसी यूज केस को या किसी प्रोडक्ट को डिप्लॉय करना है, तो उसके लिए भी आपको उस ब्लॉकचेन का सेटअप करना पड़ता है, बहुत सारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में जितनी भी जो इंडस्ट्रीज हैं, वो वेब 3 की तरफ स्विच कर रही है, जो कहीं ना कहीं हर एक इंडस्ट्री चाह रही है कि हम वेब 3 को
यूज करें, क्योंकि वेब 3 एक ऐसी पावर है जो लोगों को एक ट्रस्ट दे रहा है, उनके सिस्टम को, लोगों को उनके सिस्टम को सिक्योर कर रहा है। और आप देखो सप्लाई चेन इंडस्ट्री से लेके एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, आज सभी जगह जितनी भी जो रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रीज है, सभी जगह ब्लॉकचेन की बात हो रही है। हर एक इंडस्ट्री में, एजुकेशन हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, सभी जगह वेब 3 और ब्लॉकचेन के इंप्लीमेंटेशन हो रहे हैं। ठीक है। अब ये इंप्लीमेंटेशन जब हो रहे हैं, तो ये इंप्लीमेंटेशन अभी कौन कर पा रहा है? बहुत बड़े लेवल की कंपनीज कर पा रही हैं, या बहुत बड़े गवर्नमेंट लेवल के एंटरप्राइज सॉल्यूशन कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? जो नॉर्मल सॉल्यूशन है वो नहीं कर पा रहे हैं। नॉर्मल जैसे कोई बिजनेसमैन है, कोई एंटरप्राइज लेवल का बिजनेस है, मिड लेवल का बिजनेस है, वो नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इसको अगर कोई वेब 2 सिस्टम चल रहा है ऑलरेडी, जिसमें एक बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन वॉल्यूम हो रहा है, उसको अगर आपको वेब 3 में स्विच करना है, तो आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट, बहुत सारा टेक्निकल रिक्वायरमेंट, बहुत सारी सर्वर की रिक्वायरमेंट, और इतना कुछ उसको मेंटेन करने के लिए इतना कुछ टीम लगता है, बहुत सब कुछ लगता है, तब जाके वो आप वेब 3 में स्विच कर पाते हो। ठीक है। तो ये इजी नहीं है, मतलब करना हर कोई चाह रहा है, लेकिन कोई कर नहीं पा रहा है। अब मिस्टर मिंट का एम यही है कि क्यों ना, जब आने वाले समय में हर एक बिजनेस सॉल्यूशन हो, हर एक एंटरप्राइज लेवल का सॉल्यूशन हो, हर एक प्रोग्रामर हो, हर एक गवर्नमेंट लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हो, जब आने वाले समय में सभी लोग वेब 2 से वेब 3 में स्विच हो रहे हैं, तो क्यों नहीं इसको इजी किया जाए? क्यों नहीं ब्लॉकचेन का एक्सेस इजी किया जाए? तो इसीलिए मिस्टर मिंट ने ब्लॉकचेन एज ए सर्विस के नाम से एक यूएसपी ऐड की है, इस ब्लॉकचेन में ऐड की है, कि जिससे जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत हाईली रिक्वायरमेंट नहीं है, वो भी इस ब्लॉकचेन को यूज करके अपने प्लेटफॉर्म को, अपने सॉल्यूशन को, अपने एंटरप्राइज लेवल के बिजनेस सेंटर को, चाहे वो चाहे वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें या वो पब्लिकली काम करें, उनको वेब 3 में स्विच किया जाए, उनको वेब 3 में लेके लाया जाए। ठीक है। जैसे सप्लाई चेन इंडस्ट्री में, सप्लाई चेन इंडस्ट्री का मतलब होता है लॉजिस्टिक इंडस्ट्री। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपने देखा होगा, जब भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, मैं प्रोडक्ट की बात करें, जैसे आज की डेट में जितने भी प्रोडक्ट आपको मार्केट में सेल हो रहे हैं, आप खरीदते हो, ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर होते हैं। अब जब ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, तो मैन्युफैक्चर कंपनी से लेके, जहाँ पे वो फैक्ट्री मैन्युफैक्चर होते हैं, वहां से लेके ये कई सारे वेयर हाउस से गुजरते हुए, पहले वेयर हाउस में, फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के वेयर हाउस में, फिर वो रिटेलर, फिर रिटेलर से पास कस्टमर, मतलब ये पूरा चेन होता है। जो प्रोडक्ट को पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि ये प्रोडक्ट कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ और कहाँ कस्टमर तक गया। तो पूरा एक इसका ट्रक मैनेजमेंट होता है, जो कहीं ना कहीं स्टोर किया जाता है उस डेटा को। ठीक है। इस डेटा में चैलेंजेस क्या आते हैं इस कंट्री, मतलब इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि ट्रैकिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं। तो सेंट्रलाइज में हम सबको पता है कि मैनिपुलेशन पॉसिबल होता है। मैनिपुलेशन का मतलब कि बीच में छेड़खानी हो सकती है, डेटा का रिकॉर्ड कम ज्यादा हो सकता है, बहुत सारे मैनिपुलेशन हो जाते हैं। प्लस दूसरा चैलेंज क्या आता है कि कॉपी होता है प्रोडक्ट का। आपने देखा होगा मार्केट में ऐसा कोई बड़ा ब्रांड नहीं है जिसकी कॉपी मार्केट में नहीं सेल हो रही हो, जिसका डुप्लीकेट प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हो रहा हो। अब उससे क्या होता है, क्या है ना, कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो होते हैं वो डेफिनेटली वो क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाते हैं जो एक ब्रांड डिलीवर करता है। अब लोग उसको खरीद लेते हैं, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि ये वैसे प्रोडक्ट नहीं चलता है, तो उससे जो इमेज डैमेज होती है, वो किसकी ब्रांड वैल्यू खराब होती है? उस ब्रांड की, जो ब्रांड का कॉपी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। तो ऐसे ब्रांड को कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कि वो चाहते हैं कि मार्केट में उनकी ब्रांड वैल्यू बने, उनके प्रोडक्ट को लोग यूज करें, सस्टेनेबल हो, लेकिन बीच में जो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट बना के माल को सेल कर देते हैं, या प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं, वो प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं, तो उससे डैमेज होता है इन ब्रांड्स की वैल्यू को। तो सप्लाई चेन और इस इंडस्ट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हर कंपनी चाहती है, हर एंटरप्राइज लेवल की कंपनी चाहती है कि वो इन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए। और इसकी शुरुआत की सबसे पहले वॉलमार्ट ने। आपको पता होगा कि वॉलमार्ट सप्लाई चेन की एक बहुत बड़ी कंपनी है। वॉलमार्ट ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की। वॉलमार्ट का आज जो पूरा सिस्टम चलता है, जहाँ पे ये पूरा प्रोडक्ट का जो डेटा है, जो मैन्युफैक्चर से लेके पूरा रिटेलर तक जाने तक, कस्टमर तक जाने तक, स्टोर तक जाने तक, वो पूरा डेटा जो जिस सॉफ्टवेयर में स्टोर किया जाता है, सॉफ्टवेयर में उसको ट्रैक किया जाता है, वो सॉफ्टवेयर उन्होंने पूरा वेब 3 में बनाया। पूरा सॉफ्टवेयर उन्होंने अपना खुद का ब्लॉकचेन डेवलप किया उनके, क्योंकि ऑफकोर्स वॉलमार्ट एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज कंपनी है, उनके पास फंडिंग भी अच्छा है, पैसा है। तो उन्होंने प्रॉपर एक टीम हायर की, प्रॉपर उसको इन्वॉल्व किया, प्रॉपर उसको डेवलप किया ब्लॉकचेन को, देन उन्होंने माइग्रेट किया उसको, सिस्टम को बनाया। और 2-3 साल बनाने के बाद आज उन्होंने उस पर काम स्टार्ट कर दिया। हालांकि वो जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो आज भी अपग्रेड हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने शुरुआत कर दी है उसकी। अब उसके लिए भी उनको 2-3 साल लगे। ठीक है। क्योंकि उसके लिए मैंने बताया ना कि बहुत सारे टेक्निकल रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सर्वर रिक्वायरमेंट होती है, बहुत हाईली कॉस्ट सर्वर इन्वॉल्व होता है। अगर आपको एक ब्लॉकचेन का नोड ऑपरेट करना है, या ब्लॉकचेन के जो मल्टीपल नोड्स ऑपरेट करना है, तो उसके लिए आपको बहुत हाईली कंप्यूटेशनल पावर या हाईली कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट होती है सर्वर पे, जो बहुत कॉस्टिंग होती है, मतलब जो उनका मंथली बिलिंग बहुत हाई होता है, जो हर कोई एक मीडियम लेवल का बिजनेस से एंटरप्राइज लेवल पे वो मैनेज नहीं हो सकता है। तो मिस्टर मिंट का टारगेट यही है कि ऐसी जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे सप्लाई चेन, इस हर एक एंटरप्राइज का लेवल सॉल्यूशन चाहता है कि वो, क्योंकि जब एक कोई बड़ा ब्रांड कोई कोई चीज को करता है ना, कोई नया इनोवेशन लेके आता है, तो हर एक कंपनी, हर एंटरप्राइज लेवल उसके बराबर के या उसके जो कम उससे कम लेवल के जो कंपनीज होते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम भी ऐसा कुछ करें जिससे हमें भी वो कस्टमर का ट्रस्ट मिले, या हमें भी जो चैलेंज आ रहे हैं उनका सॉल्यूशन निकले। तो इसी के लिए मिस्टर मिंट एक ऐसा ब्लॉकचेन लेके आ रहा है, जहां पे किसी भी एंटरप्राइज लेवल कंपनी को
ये पूरा सिस्टम बनाने के लिए 2-3 साल वेट नहीं करना पड़े, उनको बहुत ज्यादा टेक्निकल रिसोर्स को हायर नहीं करना पड़े, बहुत ज्यादा सर्वर कॉस्ट को बिलिंग ना करना पड़े, उनको रेडीमेड ऐसा सॉल्यूशन मिले जिसमें वो बस एक सॉफ्टवेयर की तरह हो, वो सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिले, वो अपने डेटा को रिकॉर्ड को मैनेज करें, और वो डेटा जो है वो जो स्टोर किया जा रहा है वो सेंट्रलाइज सर्वर पे स्टोर ना होते हुए वो कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज सर्वर पे स्टोर हो, मतलब ब्लॉकचेन पे स्टोर हो। तो क्योंकि ब्लॉकचेन पे डेटा परमानेंट स्टोर होता है, सिक्योरिटी अच्छी हो जाती है, और जो चैलेंज आता है मैनिपुलेशन का, वो मैनिपुलेशन नहीं होता है, डुप्लीकेशन की पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रैकिंग उसमें इजी हो जाती है। तो ये सारे चैलेंजेस का सॉल्यूशन निकल सकता है बिना किसी एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा रिसोर्स को इन्वॉल्व किए हुए, या बहुत ज्यादा कॉस्ट को इन्वॉल्व किए, बहुत ज्यादा समय को लगाते हुए। तो मिस्टरमेंट जो ब्लॉकचेन है उसका मेन जो यूएसपी है वो यही है, जो मैंने बोला ना कि ब्लॉकचेन एज ए सर्विस, मतलब ब्लॉकचेन एज सर्विस का मतलब है कि आप इस ब्लॉकचेन को एज ए सर्विस यूज कर सकते हो, कहीं भी कोई भी यूज कर सकता है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ और इसी तरह आप समझ पाओगे। पहले जैसे वेबसाइट लोग बनाया करते थे, जब स्टार्टिंग में इंटरनेट आया था, इंटरनेट वेब 2.0 आया था, तो हर कोई चाह रहा था कि अपनी वेबसाइट बनाए, कई सारी न्यूज वेबसाइट बनती थी, कोई अपनी अपनी अपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाता था, सब कुछ बनाते थे। तो क्या होता था ना, पहले वो वेबसाइट बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता था, प्रोग्रामिंग नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती थी, एक टेक्निकल टीम लगती थी जो उसको बनाता था, डेवलप करता था, उसमें महीनों सालों लग जाते थे, तब जाके वो ई कॉमर्स पोर्टल बनता था। और उसमें भी चैलेंज आते थे, बग्स आ गए उसको सॉल्व करना, फिर कहते हैं ना कि कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसमें फिर बग्स आते हैं, टेस्टिंग करना, उसको मैनेज पे लाना। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस होती थी जिसमें एक बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता था, प्लस दूसरा टाइम बहुत इन्वॉल्व होता था। तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सीएमएस एक सिस्टम बनाया गया, सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब जैसे वर्डप्रेस आपने सुना होगा, आपने जूमला सुना होगा, आपने ओपन कार्ड सुना होगा, मोजेंटो सुना होगा, ये सीएमएस आई। इन्होंने क्या किया कि अगर आपको कोई भी वेबसाइट बनानी है तो आपको बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, बैकएंड पे जाओ, आपने सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कंटेंट दिखाना है वेबसाइट पे, आपको मेनू में क्या दिखाना है, आपको क्या पिक्चर वहाँ पे दिखाना है, आपको अपने प्रोडक्ट्स क्या दिखाना है, तो बस प्रोडक्ट की एंट्री कर दो, वहाँ पे जो कंटेंट आपको दिखाना है वो कंटेंट आपने डाल दिया, और आपने सिंपल कर दिया, आपने डाल के एंटर करके सबमिट कर दिया, आपकी वेबसाइट रेडी। मतलब आपने कोई प्रोग्रामिंग कोडिंग नहीं की, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने उस सीएमएस के थ्रू आपने अपना कंटेंट क्रिएट किया, अपना कंटेंट अपडेट किया, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डाली, अपडेट किया, और आपकी वेबसाइट रेडी होकर बन गई, और आप उसको यूज कर सकते हो, चाहे वो इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट हो या वो ई कॉमर्स वेबसाइट हो जहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। तो उससे क्या हुआ कि बहुत जो लोगों को समय लग रहा था, सालों का महीनों का जो पैसा लग रहा था वो बच गया। और उसने, अब देखो आप आज की डेट में, अब भले ही साल कुछ साल लगे, लेकिन आज देखो हर कोई अपना बिजनेस ऑनलाइन कर रहा है, हर किसी बिजनेस की ऑनलाइन वेबसाइट होती है, हर किसी, कोई भी आज की डेट में कोई भी कुछ भी ओपन हो, चाहे वो एंटरप्राइज लेवल का बिजनेस हो, चाहे वो छोटे छोटा स्टोर हो, हर कोई अपना ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, हर किसी की वेबसाइट अपनी वेबसाइट होती है, राइट। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया, क्यों इतना इजीली एक्सेस हो पाया, क्योंकि सीएमएस सिस्टम बनाया गया जिसके माध्यम से लोग इजीली तरीके से अपनी वेबसाइट को बना पाए। अब इसी तरीके से मैं बात कर रहा हूँ ब्लॉकचेन को, आप समझो कि ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में हर कोई चाहता है कि वो अपने बिजनेस को सेंट्रलाइज न चलाते हुए उसको माइग्रेट करे डिसेंट्रलाइज तरीके से। तो वो डिसेंट्रलाइज तरीके से शिफ्ट करने के लिए जो इतना बड़ा टाइम और एफर्ट कॉस्ट जो बेल वॉलमार्ट ने किया, जो बड़ी बड़ी कंपनी ने किया, ये सबको आम जनता को ना करना पड़े या आम बिजनेसमैन को ना करना पड़े, उसके लिए मिस्टर मिंट का ब्लॉकचेन एज सर्विस यूज करके इजिली आप अपने सिस्टम को वेब 2 से वेब 3 में माइग्रेट कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है ब्लॉकचेन, मिस्टर ब्लॉकचेन का, ब्लॉकचेन एज सर्विस। अब इससे हमारे ब्लॉकचेन को फायदा क्या होगा, हमारे ब्लॉकचेन को फायदा क्या होगा, हमारे ब्लॉकचेन को इससे मल्टीपल फायदे होंगे। कैसे फायदे होंगे? सबसे पहले तो जो भी प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड हो रहा है, मतलब सपोज करो कोई भी एक एक सप्लाई चेन कंपनी है, जस्ट लाइक वॉलमार्ट। आप सोचो आज वॉलमार्ट में डेली बेसिस पे कितने बड़े डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है डेली बेसिस पे। वॉलमार्ट जैसी कई कंपनी है, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे ये हम खरीदने जाते हैं ना, ये जो शॉपिंग स्टोर होते हैं, डी मार्ट हो गया, या इस तरीके से कई सारे स्टोर होते हैं, ये सब भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में अपने डेटा को पूरा मेंटेन करने के लिए वेब 3 सिस्टम को यूज करेंगे, है ना, इनको वेब 3 सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। आप सोचो कि अगर डीमार्ट है वो डेली बेसिस पे कितना बड़ा डेटा को स्टोर करता होगा प्रोडक्ट अपने सिस्टम पे, सॉफ्टवेयर पे। अब यही सॉफ्टवेयर पूरा अगर ब्लॉकचेन पे है, मिस्टर ब्लॉकचेन पे है, और जितने भी जो डेटा अपलोड हो रहे हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ये सभी ट्रांजेक्शन कहाँ होंगे? मिस्टर ब्लॉकचेन पे होंगे। अब ये तो होगी एक की बात, डेली बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ थाउजेंड्स में और लाखों में भी ये ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक एंटरप्राइज सॉल्यूशन से। अगर मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ही 100 एंटरप्राइज सॉल्यूशन अगर ऑनबोर्ड होते हैं डिफरेंट ब्लॉकचेन पे, तो आप सोचो कि डेली बेसिस पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वॉल्यूम क्या होगा, कितना बड़ा वॉल्यूम होगा जो डेली बेसिस पे ऑनबोर्ड ऑपरेट हो रहा होगा मिस्टर ब्लॉकचेन पे। तो ये ब्लॉकचेन का पोटेंशियल कितना बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी ब्लॉकचेन का पोटेंशियल तभी है जब उसकी यूटिलिटी हो मार्केट में, जब उसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो उसमें ट्रेड वॉल्यूम है या ट्रांजेक्शन हो वो बहुत फ्रिक्वेंटली हो, वो बड़े नंबर पे हो, उसको लोग यूज करें अपने अपने सॉल्यूशन में, तब उस ब्लॉकचेन की, आप बोल सकते हो कि उस ब्लॉकचेन की वर्थ है। ठीक है, वो ब्लॉकचेन तब ग्रो करता है। तो एक तो एडवांटेज ये हुआ कि ट्रेड वॉल्यूम, ट्रांजेक्शन वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ेगा। दूसरा, अब जब ये ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे कि आज हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं,
तो कहीं ना कहीं हमको बीएनबी गैस फी पे करना पड़ता है। राइट, हम बीएनबी बाय करते हैं, फिर उसको गैस फी के तौर पे पे करते हैं। तो आप सोचो, सेम तरीके से मिस्टरमिंट कॉइन, जो एम मिस्टरमिंट कॉइन होगा, उसके फॉर्म में मिस्टरमिंट ब्लॉकचेन पे जितने भी जो एंटरप्राइज लेवल के बिजनेस ऑपरेट हो रहे होंगे, जितने भी डेली ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे, उन ट्रांजेक्शन की जो फीस होगी, वो फीस कहीं ना कहीं किसके फॉर्म में पे हो रही होगी? मिस्टरमेंट कॉइन के फॉर्म में पे हो रही होगी। तो सोचो, जब ये लाखों ट्रांजेक्शन डेली होंगे, तो उन पे कितना बड़ा वॉल्यूम फीस के तौर पे मिस्टरमेंट की डिमांड को क्रिएट करेगा, कितना बड़ा वॉल्यूम मिस्टरमेंट कॉइन में होगा। तो ये सेकंड एडवांटेज हो गया। थर्ड एडवांटेज ये हो गया कि मिस्टरमेंट की जो इकोसिस्टम है वो ग्रो हो रहा है, उसको स्केलेबिलिटी हो रही है, कम्युनिटी बढ़ रही है, क्योंकि जितने जितने ज्यादा प्रोडक्ट ऑनबोर्ड होंगे, जितने ज्यादा इकोसिस्टम डेवलप होंगे, जितने ज्यादा ट्रांजेक्शंस होंगे, उतना ज्यादा उस ब्लॉकचेन की जो पोटेंशियल है और उस ब्लॉकचेन की जो स्केलेबिलिटी है वो अपग्रेड होगी। तो ये सारे एडवांटेज मिलेंगे इस ब्लॉकचेन को, जो हम ब्लॉकचेन बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि लोगों का, कई सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हम काफी इगरली वेट कर रहे हैं कि ब्लॉकचेन लॉन्च होने वाला है, लॉन्च होने वाला है, तो कब लॉन्च होगा? मैं स्टार्टिंग से बोलते आया हूं और फिर सेम चीज बोलूंगा, जैसा कि हमने कमिट किया था कि 2025 के सेकंड क्वार्टर में ब्लॉकचेन हम लॉन्च करने वाले हैं। तो हम उसी टाइमलाइन में, उसी उसमें हम ब्लॉकचेन को लॉन्च करने वाले हैं। आप मान के चलो कि जून एंड तक ब्लॉकचेन हमारा लॉन्च हो जाएगा। और अभी मैं एक रोड मैप दिखाऊंगा आपको ब्लॉकचेन का। सिर्फ ब्लॉकचेन को लॉन्च करना ही टारगेट नहीं है, उस ब्लॉकचेन पे आने वाले समय में हम और क्या काम करने वाले हैं, उस ब्लॉकचेन का रोड मैप क्या है। क्योंकि ब्लॉकचेन बना के लॉन्च करना ही सब कुछ नहीं है, उस ब्लॉकचेन में क्या क्या चीजें हम ला रहे हैं जिससे उस ब्लॉकचेन के इकोसिस्टम को और स्ट्रांग बनाया जाए, जिससे हम हमारे इंस्ट्रूमेंट कॉइन की को और ज्यादा सस्टेनेबल बनाया जाए। तो वो करने के लिए पूरा एक रोडमैप डिजाइन किया गया है। और रोडमैप वो पूरा एक मतलब बन चुका है। आज आप लोग के सामने मैं वो रोडमैप को शेयर करना चाहूंगा। तो चलिए हम उसको शेयर करते ही हैं और उसी के साथ में बातचीत करेंगे। अ, राजेश जी, आप जब भी स्क्रीन शेयर हो जाए तो आप बताइएगा। यस सर, आप। मुझे शेयर करने के लिए एक बार क्विट करके वापस से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि मैं एक बार क्विट होकर वापस ज्वाइन कर रहा हूँ। 1 सेकेंड। तो मैं वापस ज्वाइन कर लिया है मैंने। मैं अभी आप लोग के सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस सर, शेयर हो रही है स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन दिख रही हो तो आप प्लीज कंफर्म कीजिएगा। यस सर, कंफर्म दिख रही है। ठीक है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, आज हम इंस्ट्रूमेंट इकोसिस्टम के फ्यूचर और ग्रोथ प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो पहले तो ऑफकोर्स ब्लॉकचेन का रोडमैप पे आने से पहले, चूंकि ये स्लाइड ओपन हो गई है, तो मैं आप लोग को थोड़ा सा क्लियर कर दूं, या क्लियर नहीं करूं, क्लियर तो ऑलरेडी मुझे पता है, जितने भी मिस्टर फैमिली के पार्ट हैं वो सब समझते हैं, इस चीज को जानते भी हैं। बट कहते हैं ना कि कभी कभी हम कोई चीज पुरानी हो जाती है तो हमारी थोड़ा सा मेमोरी में मतलब धूल जम जाती है। तो मैं उसको धूल को हटाना चाह रहा हूँ और वापस से याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जब मिस्टम की शुरुआत हुई थी, जिस विजन के साथ शुरुआत हुआ, तो कुछ नए लोग भी ऐड हुए हो सकता है कमिटी में, जो लोग नहीं शुरुआत से ऐड हैं, तो उनको नहीं पता है कि मिस्टरमेंट का फ्यूचर और विजन क्या है। तो उन लोगों के लिए भी जरूरी है कि मैं एक बार वापस से बता दूं कि मिस्टरमेंट का इकोसिस्टम किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, इसके ग्रोथ प्लान क्या है। तो पहले चीज तो मैं क्लियर कर दूं, जैसे आप लोग को दिख रहा है कि मिस्ट्रमेंट एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ में डिजाइन किया गया है। मिस्ट्रमेंट कोई ऐसा नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पॉन्जी स्कीम है या एक इन्वेस्टमेंट प्लान है या वट जो भी नाम लेते हैं। तो मैं बहुत साफ और क्लियर शब्दों में स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये, अगर किसी को कोई भ्रम है या डाउट है, तो आप प्लीज अपने माइंड से निकाल दें। मिस्ट्रमेंट एक इकोसिस्टम है, एक लॉन्ग टर्म विजन को लेके चलने वाला प्रोडक्ट है, जो आने वाले समय में क्रिप्टो इंडस्ट्री और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में एक बड़ा रिवॉल्यूशन लेके आने वाला है। हाँ, जब भी कोई बड़ा कुछ काम होने वाला होता है तो उसमें समय लगता है, समय बिल्कुल लगेगा।
बट चैलेंजेस भी आएंगे, अचीवमेंट्स भी होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर चैलेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब कि उसको हम किसी और नाम से रेडिकेट कर दें या उसको किसी नाम से हम जज करने लगे। तो मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि जजमेंट करना बहुत इजी होता है, लेकिन अगर उसी जजमेंट को हम प्रॉपर नॉलेज लेके और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के बाद जजमेंट किया जाए तो वो जजमेंट बहुत हेल्पफुल होता है सभी के लिए। तो जजमेंट, मेरा मतलब ये है कि आप पूरी जानकारी के साथ जजमेंट लें। और जितने भी लोग मिस्टरमेंट के साथ जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से, वो जानते हैं कि मिस्टरमेंट है क्या, कितना लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम कर रहा है। और जो ब्लॉकचेन के बारे में बात करने वाला हूँ, मैं अभी आपको रोडमैप दिखाऊंगा कि मिस्टरमेंट का जो ब्लॉकचेन है वो किस तरीके से एक रिवॉल्यूशन लेके आएगा इस इंडस्ट्री में। आप लोग खुद समझ पाएंगे इस चीज को। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम कर रहा है। दूसरा, जब हम एक ऐसा ब्लॉकचेन का इंफ्रा बना रहे हैं जो बहुत स्केलेबल होगा। ठीक है, स्केलेबल का मतलब है कि इस पे हर, जैसे मैंने सप्लाई चेन इंडस्ट्री की बात करी, तो पहले सप्लाई चेन इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स को ऑनबोर्ड किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सप्लाई चेन के इंडस्ट्री को ही हम लिमिटेड होकर रह जाएंगे। हम इसके बाद एजुकेशन पे भी काम करेंगे, हम इसके बाद हेल्थ पे भी काम करेंगे, हम इसके बाद एग्रीकल्चर पे भी काम करेंगे, हम इसके बाद फिनटेक पे भी काम करेंगे। तो ऐसी वन बाय वन, लेकिन हर चीज का ना एक स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस होता है, रोड मैप होता है। तो जैसे पहला टारगेट हमारा सप्लाई चेन है, बट इसके साथ में हम और भी जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, इन सभी इंडस्ट्रीज को भी टारगेट करते जाएंगे और हमारे ब्लॉकचेन को ऑल स्केलेबल बनाते जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है स्केलेबल, मतलब आपका जो ब्लॉकचेन का इंफ्रा है उसको आप समय के साथ अपग्रेड करते जाएंगे और इसको इतना बड़े लेवल बना देंगे कि आप किसी भी इंडस्ट्री के इकोसिस्टम को, किसी भी इंडस्ट्री के सॉल्यूशन को या प्रोडक्ट को आप इसमें ऑनबोर्ड कर सकते हो। तो वो उस तरीके से इसको डिजाइन किया जा रहा है, इसीलिए इसमें थोड़ा समय लगा है। तो इसके साथ साथ मिश्रमेंट के यूज केसेस और ज्यादा लाए जाएंगे मार्केट में, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है कि जितना ज्यादा इकोसिस्टम बड़ा होगा, जितने ज्यादा यूज केसेस होंगे उस प्रोडक्ट के, उतना ज्यादा वो मार्केट में उसकी कम्युनिटी ग्रो होगी, उतना ज्यादा उसकी कहते हैं ना सस्टेनेबिलिटी बनेगी। तो इस पे भी काम कंटिन्यूस चलता रहेगा। और इसके साथ साथ जो हम फोकस है अभी इंस्ट्रूमेंट का, वो है एक बड़ी कम्युनिटी को अडॉप्ट करना, मास अडॉप्शन। मास अडॉप्शन मतलब एक बड़ी कम्युनिटी को बड़े वॉल्यूम को लेके आना, चाहे इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी हो या इन टर्म्स ऑफ ट्रेड वॉल्यूम हो। दोनों तरीके से इंस्ट्रूमेंट का से एक ही टारगेट है कि इन सभी के माध्यम से, चाहे यूज केस हो या ब्लॉकचेन हो, इन सभी के माध्यम से एक बड़ी कम्युनिटी को टारगेट किया जाए, एक बड़ी कम्युनिटी को जोड़ा जाए, बड़ी कम्युनिटी को एंगेज किया जाए, इन्वॉल्व किया जाए। और जिससे जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी, जितने ज्यादा यूज केस होंगे, उतने ज्यादा ट्रेड वॉल्यूम या ट्रांजेक्शन उस ब्लॉकचेन पे ऑपरेट होंगे। और किसी भी ब्लॉकचेन की यूएसपी या किसी ब्लॉकचेन की स्ट्रेंथ या कॉइन की स्ट्रेंथ उसके ट्रांजेक्शन ही डिफाइन करते हैं कि कितना बड़ा ट्रांजेक्शन उस ब्लॉकचेन पे या उस कॉइन में हो रहा है। तो फोकस यही है, विजन यही है कि इन अलग अलग चीजों के माध्यम से एक मास अडॉप्शन को टारगेट किया जाए इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी और इन टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, टोकन की यूटिलिटी एक्सपेंड करते जा रहे हैं। हम सबको पता है कि अभी तक जो यूज केस आए हैं, इसके आने वाले भी समय में और यूज केस आते जाएंगे। तो उन यूज केस के माध्यम से, लेकिन नए यूज केस के पहले नया यूज केस लाने से पहले जो हमारे पास करंट यूज केस है, उन यूज केस को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, उनको और बेटर बनाया जाए, उनको सक्सेस किया जाए। तब हम कुछ नया यूज केस लेके आए, क्योंकि आप अगर करंट यूज केस को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाओगे, आप नया यूज केस लाते जाओगे, तो आप किसी में भी किसी को भी सक्सेस नहीं बना पाओगे। तो लाइफ का एक मंत्र होता है या फंडा होता है किसी बिजनेस का कि अगर आपको पहले अपना एक, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हो, तो पहले आपका जो मेन प्रोडक्ट है, जो आपकी यूएसपी है, आप जिसने आपकी शुरुआत की है, पहले आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तब आप दूसरे प्रोडक्ट को लेके आओ, तब आप तीसरे प्रोडक्ट को लेके आओ। और उनके साथ साथ जो पहले प्रोडक्ट का आपका स्ट्रेंथ है, उसको यूज करते हुए आप दूसरे प्रोडक्ट को ग्रो करो। और दूसरे प्रोडक्ट को जब ग्रो होता है, तो उसका हेल्प आप प्रोडक्ट वन में लो, या आप थ्री में लो, फोर में लो, जो भी आप लॉन्च करने वाले हो उसमें लो। तो ये क्या होते हैं ना, मल्टीपल प्रोडक्ट एक दूसरे के लिए एज ए यूनिटी काम करते हैं, एक दूसरे के पूरक काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट टोकन की यूटिलिटी हो, या चूंकि अब ये ब्लॉकचेन आ जाएगा तो कॉइन हो जाएगा, उसका यूटिलिटी हो, इसको समय के साथ एक्सपेंड किया जाएगा और ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल इकोसिस्टम की बात की मैंने, फ्यूचर प्लान की बात की, ग्रोथ की बात की, मिस्टरमेंट इकोसिस्टम से रिलेटेड हो गया। अब मैं बात करूंगा मिस्टरमेंट ब्लॉकचेन के बारे में। तो जैसा मैंने बताया कि मिस्टरमेंट का ब्लॉकचेन जो है बहुत ज्यादा सिक्योर तरीके से बनाया गया, स्केलेबल बनाया गया, सस्टेनेबल बनाया गया। मैं सिक्योर को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी क्यों देता हूँ, आप समझिए इस चीज को। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री अपने आप में बहुत सिक्योर इंडस्ट्री है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा क्यों इस इंडस्ट्री में कई सारे हैक्स होते रहते हैं, कई सारी क्रिप्टो कंपनीज बंद हो गई हैं, कई सारे एक्सचेंजेस हैक हो गए हैं। जबकि बोला जाता है कि यही क्रिप्टो इंडस्ट्री और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री तो ये खुद ही इतना सिक्योर है, टेक्नोलॉजी खुद ही इतनी सिक्योर है, ये इसका पर्पज ही इसकी यूएसपी सिक्योरिटी है। तो इसी इंडस्ट्री के यूज केस या इसी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स क्यों हैक हो जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये आम जनता के नागरिक में सभी के माइंड में आता है। तो इसका सिंपल सा सवाल है कि ब्लॉकचेन तो सिक्योर है, लेकिन आप उस ब्लॉकचेन को किस तरीके से यूज करते हो, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना सिक्योरली आपका प्रोडक्ट है। ब्लॉकचेन सिक्योर है, ब्लॉकचेन इन द सेंस कि उस ब्लॉकचेन को कोई हैक नहीं कर सकता, ये कंफर्म है। आपने कभी सुना है कि बिटकॉइन का ब्लॉकचेन हैक हुआ हो? नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन का ब्लॉकचेन 100% डिसेंट्रलाइज है, उसको कोई भी हैक नहीं कर सकता है। इसी तरीके से जो ब्लॉकचेन या जो भी प्रोडक्ट है,
वो कितना सिक्योर तरीके से डेवलप किया जा रहा है, कितना सिक्योर तरीके से उसको बिल्ड किया जा रहा है, उसको प्रोग्राम किया जा रहा है। उस पर डिपेंड करता है कि वो कल को जाके हैक हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर आज की मार्केट में देख के देखोगे 100 प्रोडक्ट रन हो रहे हैं, 100 एक्सचेंजेस हैं, या हजारों, मत करो आज में हजारों लाखों रन हो रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा हर प्रोडक्ट हैक नहीं होता है। बहुत सारे 99 90 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो स्मूथली रन हो रहे हैं, विदाउट किसी हैकिंग, विदाउट किसी प्रॉब्लम के या कंप्रोमाइज के, वो रन हो रहे हैं। लेकिन उसी जगह कुछ एक्सचेंजेस हो गए या कुछ क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हो गए जो हैक हो जाते हैं, और हैक हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं या तो उनको लॉस होता है या वो खत्म हो जाते हैं, क्रैश हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी, कोई भी एक्सचेंज, कोई भी प्रोडक्ट अगर काम कर रहा है, कोई इकोसिस्टम काम कर रहा है, तो वो कितना सिक्योरली डेवलप किया जा रहा है। एक और छोटा सा एग्जांपल आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मेटामास्क हम लोग यूज करते हैं, मेरे ख्याल से जितना भी मिस्टरमेंट फैमिली में लोग हैं, सभी लोग, हम सभी लोग या तो मेटामास्क यूज करते हैं, या ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हैं, सेफल यूज करते हैं, या बाइनेंस वॉलेट यूज करते हैं। बहुत सारे वॉलेट हैं, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं। अब हमने देखा होगा कि यार हमारा मेटामास्क वॉलेट में हम कोई स्टोर करते हैं, वो तो सिक्योर होता है, लेकिन हम फिर भी हमारे मेटामास्क वॉलेट में देखा होगा बहुत सारे लोगों का मेटामास्क वॉलेट कंप्रोमाइज हो जाता है। क्यों हो जाता है? यहाँ पे मेटामास्क वॉलेट, मेटामास्क जो प्रोडक्ट है, वो कंप्रोमाइज नहीं हुआ है। आपने अपने वॉलेट को कंप्रोमाइज कर दिया है। जो ऑपरेटर है जो उसको यूज कर रहा है, उसने कंप्रोमाइज कर दिया। या तो उसने सीड फ्रेज कंप्रोमाइज कर दिया, या भूल गया, खो गया, या उसका जो वॉलेट का प्राइवेट की है वो किसी ने कंप्रोमाइज कर दिया, किसी ने उसको चुरा लिया, वॉटेवर जो भी है। तो आपने देखा होगा जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं, जो यूजर उसको ऑपरेट कर रहा है, उसकी मिस्टेक की वजह से वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, कितना सिक्योर उसको ऑपरेट कर रहा है, उसके सीट फ्रेज को कितना सिक्योरली रख रहा है कि कोई इसको सीट फ्रेज को कभी कोई कॉपी नहीं कर पाए, कोई ले नहीं पाए, तो वो 100% आपका फंड सिक्योर रहेगा। आपने देखा होगा अगर मिस्टर फैमिली में बात करें तो 90% लोग ऐसे होंगे जिनका फंड आज तक सिक्योर है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कम्युनिटी में जिनका वॉलेट कंप्रोमाइज हो गया है, जिनका फंड सिक्योर, जिनका फंड कहीं ना कहीं स्टील हो गया, या दूसरे लोगों ने निकाल लिया है। तो अब उसका मतलब ये नहीं बोलेंगे कि मेटामास्क सिक्योर नहीं है। मेटामास्क जो बनाया गया प्रोडक्ट वो तो सिक्योर है, लेकिन उसको यूज करने वाले ऑपरेटर जो हैं, उन्होंने कहीं ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं, जिसके कारण वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सिमिलर तरीके से ब्लॉकचेन सिक्योर होता है, लेकिन ब्लॉकचेन पे जो बनाने वाले प्रोडक्ट हैं, वो बनाने में या वो कुछ ना कुछ उसको मेंटेन करने में या उसके सर्वर रिलेटेड चीजों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस कर देते हैं, जिसके कारण वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, हैक हो जाते हैं। और उसका लॉस उस क्रिप्टो प्रोजेक्ट को नहीं होता है, उस क्रिप्टो प्रोजेक्ट में जुड़े हुए जितने भी कम्युनिटी, जितने भी यूजर्स होते हैं, उन सबको लॉस होता है। वजीरेक्स हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जांपल है, एफटीएक्स एग्जांपल है, कई सारे हैं। अभी रिसेंटली न्यूज आया था, कॉइनबेस में भी कुछ हुआ था। तो कॉइनबेस और crypto.com समथिंग कुछ हुआ था, मैं एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, बट इन दोनों में से किसी में एक अभी हुआ था कंप्रोमाइज। ठीक है, तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कि आप उसको कितना सिक्योरली बिल्ड कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा मिस्टर मिंट की जब से शुरुआत हुई है, मिस्टर मिंट का चाहे वो एसईओ हो, मिंट फोर्स हुआ हो, या कोई भी प्रोडक्ट डेवलप हुआ हो, आज तक एक सिंगल प्रोडक्ट कंप्रोमाइज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्या मिस्टर मिंट को हैक करने वाले हैकर नहीं होंगे और हमने ट्राई नहीं किया होगा? आप सोचो मिस्टर मिंट के आप जब एक एक्सप्लोर पर जाते हो तो कितना बड़ा वॉल्यूम होता है, कितने ट्रांजेक्शन पर सेकंड हो रहे होते हैं। तो जब भी किसी भी ब्लॉकचेन में इतने ज्यादा, या किसी भी सिस्टम में इतने ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं, तो हर हैकर की नजर जाती जाती है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, हैकिंग कंपनीज होती हैं जो इसको काम करती हैं इसके कंप्रोमाइज पे। ठीक है, तो मिस्टर मिंट को भी हैक करने के लिए काफी सारे लोगों ने ट्राई किया होगा, लेकिन अभी तक मिस्टर मिंट की एक सिंगल इकोसिस्टम की सिंगल पार्ट को वो लोग हैक नहीं कर पाए, कंप्रोमाइज नहीं कर पाए। और टच वुड, थैंक्स गॉड कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ और आगे भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मिस्टर मिंट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है सिक्योरिटी को। कि मिस्टर मिंट में जो भी चीजें डेवलप हो रही हैं, जो भी चीजें बनाई जा रही हैं, उनको इतना सिक्योरली बनाया जाए कि कभी भी ये कंप्रोमाइज या हैकिंग वाला प्रॉब्लम नहीं आए। टचवुड, भगवान की कृपा से अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और मैं बिल्कुल दुआ करूंगा कि आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं हो। और इसके लिए जो भी पैरामीटर्स होते हैं सिक्योरिटी टर्म्स में, जितने भी जो सिक्योरिटी लेवल की चीजें होती हैं, उन चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है। इसीलिए इस ब्लॉकचेन को लाने में थोड़ा समय लगा है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कुछ अच्छी चीज बनानी है, कुछ नया करना है और सिक्योर तरीके से करना है, और लॉन्ग टर्म आपका विजन है, तो आप कोई भी गलती से भी गलती नहीं कर छोड़ सकते हो। तो इसीलिए इंस्ट्रूमेंट ब्लॉकचेन को बहुत ज्यादा सिक्योरली बनाया जा रहा है। स्केलेबल है, स्केलेबल मतलब इन द सेंस है कि ऐसा नहीं कि पहला ब्लॉकचेन ला दिया, पहली लेयर ला दी तो उस पर आगे बस इसी में काम करते रहना, नहीं। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में नए नए अपग्रेडेशन होते रहते हैं। तो हमको मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए नए नए अपग्रेडेशन करते रहने होंगे। इसीलिए इसके स्केलर बनाया जा रहा है कि अगर कुछ भी नया अपग्रेड होता है टेक्नोलॉजी में, कुछ भी नया अपग्रेड हो रहा है, तो मिशन ब्लॉकचेन में भी वो अपग्रेड किया जाए। सस्टेनेबल बनाया जा रहा है। सस्टेनेबल मतलब कि इसमें इस तरीके से इसको ऑपरेट किया जाए, इसमें इस तरीके से प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड किया जाए कि ये सस्टेनेबल बने। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म इस पे ऑपरेट हो सके, लॉन्ग टर्म इसकी ग्रोथ हो, सस्टेन कर सके। तो ये इसकी तीन मेजर यूएसपी हैं जो इसको बनाया जा रहा है। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, जो एल्गोरिथम्स होती है, हर एक ब्लॉकचेन की अपनी एक एल्गोरिथम्स होती है जिसको कंसेंसस एल्गोरिथम्स बोलते हैं। तो प्रूफ ऑफ वर्क पहले चलता था, प्रूफ ऑफ स्टैक आया, आज डेलीकेट प्रूफ ऑफ स्टैक जो नया कॉन्सेप्ट आया है,
तो उस पर इंस्टॉलमेंट ब्लॉकचेन को डिजाइन किया गया है। डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक मतलब डीपीओ सिस्टम पे इसको बनाया गया है। वेलिटर्स और डेलीगेट्स के लिए पैसिव इनकम है। जितने भी लोगों ने जो इंस्टॉलमेंट ब्लॉकचेन में एज ए वेलिटर और डेलीगेट्स पार्ट लिया है, तो वो जिस तरीके से अपने नोड को ऑपरेट करेंगे उस तरीके से उनको पैसिव इनकम होगी। ब्लॉकचेन एज सर्विस, इसको मैंने अभी आपको अर्लियर आपको एक्सप्लेन किया था कि ब्लॉकचेन एज सर्विस की मीनिंग क्या है इसका, और किस तरीके से ये इंस्टॉलमेंट ब्लॉकचेन के लिए एक कहते हैं ना गेम चेंजर साबित होने वाला है। किस तरीके से ये मार्केट में इतना इजी एक्सेस देने वाला है बिजनेस लेवल टाइप के लोगों को, या किसी भी आम इंसान को भी जो भी अपने छोटे छोटा बिजनेस को भी अगर वेब3 में करना चाह रहा है, कोई भी अपना खुद का टोकन बनाना चाह रहा है, कोई भी अपना खुद का डेग एप्लीकेशन बनाना चाह रहा है, तो वो इतने इजी तरीके से इस ब्लॉकचेन को बना पाए कि उसके पास अगर बहुत बड़ा सर्वर नहीं है, उसके पास बहुत सारा टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वो फिर भी अपने टोकन को वहाँ पे लॉन्च कर पाएगा। मैं अभी बताऊंगा आपको, आने वाले समय ऐसे ऐसे टूल बना रहे हैं इस ब्लॉकचेन में जिसमें एक कमांड लिखते ही सारा आपका टोकन वगैरह सब कुछ क्रिएट हो जाएगा। इसमें आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल रिक्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आम यूजर को, एंटरप्राइज लेवल के बिजनेसमैन को, या किसी भी लेवल के सॉल्यूशन को, तो ये ब्लॉकचेन सर्विस को इसमें डिजाइन किया गया है। लेयर वन ब्लॉकचेन है इसमें। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि लेयर वन ब्लॉकचेन पहले आते थे, फिर लेयर टू ब्लॉकचेन आए हैं। लेयर टू ब्लॉकचेन मतलब लेयर वन ब्लॉकचेन जो बने होते हैं ना, अगर उन्हीं को आपने मॉडिफाई कर दिया तो लेयर टू ब्लॉकचेन नाम दे दिया, ठीक है, कस्टमाइज कर दिया। जैसे कि इथेरियम लेयर वन ब्लॉकचेन है, पॉलीगन लेयर टू में आता है। तो पॉलीगन ने क्या किया कि लेयर वन ब्लॉकचेन को यूज करके इथेरियम का सोर्स कोड को क्लोन करके और उस पर अपने कुछ कोड को मर्ज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया और नया नाम दे दिया पॉलीगन। अगर आप देखोगे पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं डेली बेसिस पे, वो सारे ट्रांजेक्शन को पूल बना के एट एंड ऑफ द डे वो सारे ट्रांजेक्शन जाके डिप्लॉय होते हैं किस पे, इथेरियम ब्लॉकचेन पे, जिसको एक मर्कल ट्री बोलते हैं, टेक्निकल टर्म्स है। पूरा एक ट्री बना के जैसे पॉलीगन ब्लॉकचेन पे जितने डेली बेसिस के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन जो भी होते हैं उनको पूरा एक पूल बना के, उनको एक मर्कल ट्री बना के उसको डिप्लॉय किया जाता है एंड ऑफ द डे इथेरियम ब्लॉकचेन पे। तो इथेरियम हो गया लेयर वन ब्लॉकचेन और पॉलीगन हो गया लेयर टू ब्लॉकचेन। हम अगर इस मिश्रमण की बात करें तो मिश्रमण को पूरा स्क्रैच से बनाया गया, लेयर वन बनाया गया। क्यों क्यों बनाया गया? क्योंकि हम इसको स्केलेबल बनाना चाहते हैं। स्केलेबल का मतलब है कि इसको किसी भी लेवल पे अपग्रेड किया जा सके, हम किसी भी डिपेंडेंट ना हो ब्लॉकचेन पे। अब जैसे पॉलीगन ब्लॉकचेन है, वो कहीं ना कहीं उसका सोर्स कोड इथेरियम का सोर्स होता है, बेस का, तो वो डिपेंड हो गया उस पर। अब अगर पॉलीगन को बहुत ज्यादा कुछ अपडेट करना हो तो उसको वो सोर्स कोड को पूरा मॉडिफाई करना पड़ेगा, वो पूरा अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, तब जाके उसको कर पाएगा, और कुछ टाइम टेकिंग चीजें होती है। लेकिन अगर उसी जगह ऐसा ब्लॉकचेन जैसे इथेरियम को करना है कुछ अपग्रेड, तो इथेरियम बहुत इजीली कर सकता है क्योंकि इथेरियम ने खुद बनाया है उसको। तो वो कोई भी अपडेशन बहुत इजीली कर सकता है, कम समय में कर सकता है, क्योंकि उसने जिसने खुद चीज बनाई होती है उसको इजी मॉडिफाई करना इजी होता है, कंपेयर टू कि बनाया किसी और ने है और यूज कोई और करने वाला हो, तो उसको मॉडिफाई करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और टाइम टेकिंग होता है। तो मिस्टर मिंट को लेयर वन ब्लॉकचेन इसलिए बनाया जा रहा है कि कल को हम कितना भी इसको स्केलेबल करें, कितना भी हम इसको अपग्रेड करें, क्योंकि मार्केट के हिसाब से जब मार्केट ट्रेंड चेंज होंगे तो अपग्रेड भी होंगे, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, तो इसको हम समय के साथ अपग्रेड करते जाएं। और स्केलेबल बनाया गया इसीलिए इसको। और इसके जो ट्रांजेक्शंस हैं वो बहुत फास्ट हो और गैस भी बहुत कम से कम हो। हर एक ब्लॉकचेन की एक रेस चल रही है आजकल में। आप देखो कि कोई भी ब्लॉकचेन हो, वो इसी रेस पे काम कर रहा है कि वो सब कोई क्लेम करता है कि इस ब्लॉकचेन का जो टीपीएस है, टीपीएस मतलब ट्रांजेक्शन पर स्पीड, वो सबसे ज्यादा है। मतलब कि एक सेकंड में या एक मिनट में नंबर ऑफ कितने ट्रांजेक्शन वहां पे कंफर्म हो रहे हैं, उसको बोलते हैं टीपीएस। तो टीपीएस कितना हाई है वो उतना डिमांडिंग होता है, ठीक है। सेम गैस फी पे जब बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है कि सबसे ज्यादा जिस फीस में गैस फी कम लग रही है वो उतना ज्यादा डिमांडिंग होता है। जैसे बिटकॉइन में सबसे ज्यादा गैस फी लगती है, उसके बाद इथेरियम में उससे कम लगती है। इथेरियम में फिर भी कंपेयर टू अदर ब्लॉकचेन इथेरियम में आज भी ज्यादा लगती है। हालांकि उन्होंने भी कई सारे अपग्रेड किए हैं जिससे आज वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे इथेरियम की गैस फी को रिड्यूस करते आ रहे हैं। बट फिर भी कंपेयर किया जाए अदर ब्लॉकचेन से तो भी इनकी गैस फी थोड़ी सी ज्यादा है। पॉलीगन की उससे कम है, बाइनेंस की उससे कम है, सोलाना की और भी कम है। तो ऐसे भी मार्केट में कई सारा मतलब जितने भी ब्लॉकचेन है ये कहीं ना कहीं रेस में है कि टीपीएस को हाई रखा जाए और गैस फी को लो रखा जाए। तो मिस्टर मिंट, चूंकि मिस्टर मिंट को ऑफकोर्स मार्केट में कॉम्पीट करना है, तो इन दोनों चीजों पे तो सबसे ज्यादा ध्यान देना था। तो मिस्टर मिंट की भी यही प्रायोरिटी रही है कि इसमें टीपीएस को हाई से हाई रखा जाए और गैस फी को कम से कम रखा जाए। तो जब ये ब्लॉकचेन लॉन्च होगा तो आप लोग रियल में खुद देख पाएंगे कि इसकी गैस फी कितनी कम है और टीपीएस को कितना हाई रखा गया है। क्योंकि जिस तरीके से रियल रियल टाइम जो एप्लीकेशन है जब ये ब्लॉकचेन पे ऑपरेट होंगी, तो उनमें रियल टाइम पे ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे और लाखों ट्रांजेक्शन बहुत स्मूथ मतलब फ्रिक्वेंटली हो रहे होंगे। तो उस समय पे अगर ब्लॉकचेन सपोर्ट ही नहीं कर रही है, अगर वो ब्लॉकचेन उन ट्रांजेक्शन को पास कंफर्म नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा? वो सिस्टम फेल हो जाएगा। तो इसीलिए ब्लॉकचेन, ऐसा ब्लॉकचेन जिसका टीपीएस जितना हाई होगा वो उतना और डिमांडिंग होगा। हर एप्लीकेशन जो रियल टाइम एप्लीकेशन हैं वो उतना ज्यादा यूज करेंगे उस ब्लॉकचेन को अपने सिस्टम्स को बिल्ड करने के लिए। तो इसीलिए मिस्टर मिंट की प्रायोरिटी रही है कि इन दोनों चीजों का खासकर ध्यान रखा गया है। बट ये दोनों चीजें सफिशियंट नहीं है एक नया अपना मार्केट में प्रेजेंस बनाने के लिए। तो उसके लिए जो ऊपर की दो चीजें हैं, एक तो डीपीयूएस पे काम किया गया और दूसरा ब्लॉकचेन एज सर्विस, एक यूएसपी इसकी, जिसके तरीके से मार्केट को एक ब्लॉकचेन को इजीली एक्सेस करवाया जाए, जिससे हम लोगों को
या कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा ऑनबोर्ड कर पाए, ज्यादा से ज्यादा डिमांड क्रिएट कर पाए। ये इस इंस्ट्रूमेंट ब्लॉकचेन का पूरा एक विजन है और टारगेट एरिया है। अब हम अगर रोड मैप की बात करें, इंस्ट्रूमेंट ब्लॉकचेन का रोड मैप, हमने क्वार्टर 1 के 25 के क्वार्टर 1 में हमने हमारा वेटर प्रोग्राम को लॉन्च किया था। आप सबको पता है कि वेटर प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, बहुत सारे डेलीगेट्स बने थे उसमें, बहुत सारे लोगों ने जो वेटर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये लॉन्च हो गया था। क्वार्टर 2 जो भी चल रहा है, और क्वार्टर 2 मतलब मोस्ट प्रॉब्ली क्या मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म ही है ये, कि जून में मिस्ट्रमेंट का एक ऐसा टूल लॉन्च किया जाएगा, ब्लॉकचेन का कमांड लाइन टूल जैसा की बात कर रहा था मैं अभी। उसको डेवलपर्स और वेटर्स के लिए एक टूल लॉन्च किया जाएगा जिसके माध्यम से वो बहुत इजीली एक्सेस कर पाएंगे इस ब्लॉकचेन को। मैंने बताया ना कि जैसे आज आपको अपना खुद का कोई टोकन क्रिएट करना है, अपना खुद का कुछ बनाना है, कुछ चीज करना है, तो आपको बहुत सारा टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है, बहुत जरूरत होती है। लेकिन इस टूल के माध्यम से आप एक सिर्फ एक कमांड लिखने से आप पूरा टोकन क्रिएट कर लोगे। आपका खुद का टोकन क्रिएट हो जाएगा सिंपल एक कमांड से। सिंपल एक लाइन लिखना, आपको आपका पूरा टोकन क्रिएट हो गया। उसमें टोकन में उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आपको क्या क्या रखना है, आपको लॉकिंग पीरियड क्या रखना है, आपको वेस्टिंग शेड्यूल क्या रखना है, आपको ये क्या रखना है, आपको जो भी फीचर्स रखना है, आपको सिर्फ डालना है कि मुझे फीचर चाहिए। वो ऑटोमेटिकली आपको एक आपका टोकन या आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करके दे देगा कुछ सेकंड्स में। तो ऐसा टूल बनाया जा रहा है। ये डेवलपर्स को अट्रैक्ट करेगा, ये क्योंकि डेवलपर्स की बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन को ऑपरेट करती है। तो ये जो टूल है ये उन डेवलपर्स को अट्रैक्ट करेगा, तो उनके लिए बनाया जा रहा है। कोई वेलिटर, जैसे वेलिटर्स जो बनते हैं ना ब्लॉकचेन के, उनको नोट सेटअप करना रहता है। अगर आप एज ए वेलिटर हो किसी भी ब्लॉकचेन में, तो आपको अगर वो वेलिटर के एडवांटेज लेना है तो आपको उस ब्लॉकचेन का नोड सेटअप करना पड़ता है और उसको रनिंग आपको ऑपरेट करना पड़ता है, ठीक है। तो जो ब्लॉकचेन सेटअप की जो रिक्वायरमेंट होती है, नोड सेटअप की रिक्वायरमेंट, वो बहुत अभी जितने भी करंट ब्लॉकचेन है उनकी जो सेटअप की जो रिक्वायरमेंट है, जो क्राइटेरिया है, जो क्वालिफिकेशन है, वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा टेक्निकली है, थोड़ा हाई है, बहुत ज्यादा टेक्निकल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, तो आप कर पाते हो। लेकिन मिश्रण ब्लॉकचेन को का नोड सेटअप करने के लिए इतना इजी बनाया जा रहा है उसको, कि कोई भी नॉर्मल इंसान भी सिर्फ एक वीडियो से गाइड करके, सिर्फ एक कमांड क्या लिखनी है उससे देख के, उसको टाइप करके खुद एक वैलिडेटर बन सकता है, नोट सेटअप कर सकता है। इतना इजी एक्सेस बनाया जा रहा है मिश्रण ब्लॉकचेन में। तो ये टूल इसलिए डिजाइन किया जा रहा है, दो पर्पस है। एक तो डेवलपर्स के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए, कि बहुत इजीली तरीके से वो अपने टोकन को, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे क्रिएट कर सकें, क्योंकि जितना इजी एक्सेस होगा उतना ज्यादा यूज करेंगे लोग। दूसरा, वैलिडेटर्स, जो वैलिडेटर्स, क्योंकि उस ब्लॉकचेन को ऑपरेट करने वाले लोग कौन है, वैलिडेटर्स। तो वैलिडेटर्स को आपको इतना इजी देना है कि वो कोई वैलिडेटर्स बहुत इजीली एक्सेस कर पाए। आज की डेट में जैसे मैं इथेरियम का नोट सेटअप करता हूँ, किसी और का करता हूँ, तो ये बहुत बहुत लंबी प्रोसेस होती है, बहुत टेक्निकल हाई रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, नॉलेज होती है, तब हम उसको कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे बहुत इजीली, बहुत कम चीजों के साथ में आप वेलेटर को सेटअप कर पाओगे, आप नोट सेटअप कर पाओगे, और वेलेटर के जो एडवांटेज है वो आप ले पाओगे। तो वो टूल है वो लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। उस पर पूरा काम चल रहा है बहुत स्पीडली। मिस्टरमिंट का, इस हमारा जो मिस्टरमिंट ब्लॉकचेन है उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको सी बात है, जब मिस्टरमिंट ब्लॉकचेन का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होगा, जो ओवरऑल पूरे ब्लॉकचेन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसका एक टेस्टिंग पीरियड होगा जो कहीं ना कहीं टेस्ट किया जाएगा। और इसी के साथ, जैसे ये टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो नेक्स्ट मंथ ही, मतलब अगर ये जुलाई में सब चीज़ कंप्लीट हो जाती है, तो नेक्स्ट मंथ ही जुलाई में हम लोग मिस्टरमिंट का जो मेन ब्लॉकचेन का मेन नेट फेस 1 है वो लॉन्च कर दिया जाएगा, वो लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट डेट अभी मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होती हैं प्रोग्रामिंग चीजों पे। बट हाँ, ये मोस्ट प्रोबेबली ये कंफर्म है कि जुलाई में हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट ब्लॉकचेन का जो फेस 1 है वो लॉन्च हो जाएगा। इसके साथ साथ ब्रिज लॉन्च हो जाएगा। ब्रिज, जैसे ब्रिज का मतलब क्या होगा, जैसे कि अभी हमने सबको पता है कि टोकन हम लोग यूज कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट का, लेकिन आने वाले समय में जब ब्लॉकचेन आ जाएगा तो क्या होगा, कॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो आप अपने टोकन को कॉइन में कैसे कन्वर्ट कर पाओगे, तो उसके लिए पूरा एक ब्रिज बनाया जाएगा, एक ब्रिज सिस्टम होगा जिसके थ्रू आप अपने टोकन को कॉइन में कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। एक प्रोसेस होगी वो, एक वो आपको प्रोसेस को पूरा डिफाइन किया जाएगा। हम लोग एक वर्कशॉप करेंगे, और वर्कशॉप में मतलब एक पूरा एक ऑनलाइन वर्कशॉप होगी। उस वर्कशॉप में लोगों को बताया जाएगा वो किस तरीके से अपने नोट को सेटअप कर सकते हैं एज ए वेरिएटर, किस तरीके से वो अपने टोकन को कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से पूरा एक वर्कशॉप में उनको ट्रेनिंग करके प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से आप कर पाओगे। तो वो वर्कशॉप एक दिन की होगी, कुछ घंटों की होगी, बहुत बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। बट एक गाइड किया जाएगा जिससे हर कोई, कोई कॉमन इंसान भी है जिसको बहुत ज्यादा मेटामास्क वॉलेट नहीं पता है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता है, बट फिर भी वो अपने टोकन को कॉइन में कन्वर्ट कर पाएगा। तो वो एक ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया जाएगा, उसके थ्रू ही कर पाएगा। इसके बाद, जैसे हर एक ब्लॉकचेन का अपना एक डेक्स सिस्टम होता है, ठीक है, तो मिस्टरमिंट का भी अपना डेक्स सिस्टम होगा। अभी देखा होगा कि अभी मिस्टरमिंट टोकन कहाँ किसी भी डेक्स पे जो ट्रेड होता है वो पैनकेक स्वैप है, ठीक है। तो पैनकेक स्वैप तो चूंकि बाइनेंस वालों का था, तो बाइनेंस के जितने भी टोकन थे तो वहाँ पे वो डेक्स के माध्यम से ट्रेड हो सकता है। लेकिन जब मिस्टरमिंट का खुद का ब्लॉकचेन होगा, तो वहां पे फिर उस कॉइन को उस पैनकेक स्वैप पे ट्रेडेबल नहीं कर सकते हैं। तो उसको ट्रेड करने के लिए, किसी भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करने के लिए, मिस्टरमिंट अपना खुद का डेक्स प्लेटफॉर्म बना रहा है जहाँ पे उसको ट्रेड किया जाएगा। तो वो डेक्स प्लेटफॉर्म जैसे ही डेवलप होगा, उस फिर उसको लॉन्च किया जाएगा। हमारा टारगेट है क्वार्टर 3 में हम उसको लॉन्च करें, बट ये ऊपर नीचे हो सकता है। कभी भी टाइमलाइन को आप फिक्स मत माना करो, क्योंकि ये बहुत टेक्निकली चीजें होती हैं।
ये समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड भी हो जाती है, तो उसके साथ समय कम ज्यादा हो सकता है। ये लेकिन एक पहले से हमें एक रोडमैप क्यों डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए। जब तक हमें कोई विजन, पता रोडमैप पता नहीं होगा कि हमें कब क्या क्या चीजें करनी है, तो हम चीजों को कैसे उसको इंप्लीमेंट करें। तो एक रोडमैप इसलिए बनाया जाता है कि वो एक अप्रोप्रिएट रोडमैप होता है, कि अप्रोप्रिएट टाइमलाइन होती है कि हाँ, इस समय पे हम इस मंथ में ये करेंगे, इस क्वार्टर में ये करेंगे, इस क्वार्टर में ये करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग चीजों को बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है। बट सारी चीजें पहले से डिफाइन नहीं होती हैं सब कुछ, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, सब कुछ नया है, आपको इनोवेशन भी करना है। तो समय का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मैं समय का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्वार्टर से नया क्वार्टर चेंज हो जाए, बट हाँ, एक मंथ 2 मंथ ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो अगर सपोज करो, अगर डेक्स जैसे मैं बोल रहा हूँ कि क्वार्टर 3 में लॉन्च हो जाएगा, अगर इनकेस क्वार्टर 3 के लॉन्च नहीं हो पाया, तो वो क्वार्टर 4 के फर्स्ट मंथ लॉन्च हो जाएगा। जैसे हमने बोला था कि मिस्टर ब्लॉकचेन क्वार्टर 2 के लास्ट मंथ में लॉन्च हो जाएगा, अगर इनके जून में लॉन्च नहीं हो पाया, तो वो जुलाई में 100% लॉन्च हो जाएगा। तो एक महीने का ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं, नया इनोवेशन है, नई टेक्नोलॉजी है, तो आपको चीजों को इतना बफर में लेके चलना होता है। तो इसीलिए अगर मैं कभी भी आपको सामने रोड मैप शेयर कर रहा हूँ, तो आप उसको पत्थर की लकीर मत मानो। पत्थर की लकीर का मतलब ये नहीं है कि वो एग्जैक्टली उस समय पे हो जाएगा। वो एक टेंटेटिव और एक अप्रोक्सीमेट टाइमलाइन होता है। डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी, डिपेंड ऑन मार्केट सिनेरियो, ट्रेंड्स, अपग्रेड्स, इनोवेशंस के साथ साथ वो समय ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर मैंने कभी कोई चीज को बोला है क्वार्टर 3 में, तो वो क्वार्टर 3 का अगर 4 में हो रहा है, तो ये आप समझ लो कि एक नॉर्मल है, स्टैंडर्ड प्रोसेस है, इसमें कोई भी डिले नहीं बोलेंगे उसको। ठीक है। बाकी क्वार्टर 4 की बात करें, तो क्वार्टर 4 में हम एक ऐसे वॉलेट पे काम करने वाले हैं, एक ऐसा यूनिवर्सल वॉलेट, जिसका शायद मैंने एक लास्ट वेबिनार में एक हिंट भी किया था। आज मैं थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये एक ऐसा वॉलेट है जो मिस्टर का खुद का वॉलेट होगा। आपने देखा होगा आज कई सारी डिसेंट्रलाइज्ड वर्ड आप यूज कर रहे हो। ठीक है। मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, और भी ब्लॉकचेन वॉलेट या बाइनेंस वॉलेट, सेफल वॉलेट, कई सारे मार्केट में डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट हैं जो कहीं ना कहीं हम लोग यूज करते हैं किसी भी अपने क्रिप्टो को सेंड रिसीव करने के लिए या होल्ड करने के लिए। ठीक है। अब मिस्टरमिंट अपना खुद का एक वॉलेट लेके आने वाला है। ठीक है। अब बात ये आती है कि जब इसमें और बाकी वॉलेट्स में अंतर क्या होगा। इस अंतर को समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा डिजिटल वॉलेट्स आए थे। पेटीएम वॉलेट आया, सबसे पहले पेटीएम आया था। तो जब पेटीएम वॉलेट आया था, तो आपने देखा होगा कि अगर मुझे किसी को अपने वॉलेट से, पहले मुझे अपने फंड को, अपने रुपए को वॉलेट में डिपॉजिट करने पड़ते थे, और अगर मुझे किसी को भेजना है, तो सामने वाले का पेटीएम वॉलेट होना बहुत जरूरी है। अगर उसका पेटीएम वॉलेट नहीं है, तो मैं उसको पेटीएम से पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकता था। तो कोई भी यूजर, जब पेटीएम आया था, तो वॉलेट टू वॉलेट ही ट्रांसफर होते थे, क्योंकि एक पेटीएम वॉलेट से वो दूसरे पेटीएम वॉलेट में ही ट्रांसफर कर सकता था। ठीक है। लेकिन समय के साथ टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई। आज आप देखो, यूपीआई का जमाना आ गया। यूपीआई में क्या होता है, आपके पास कोई सा भी वॉलेट हो, चाहे आपके पास फोन पे हो, आपके पास पेटीएम हो, आपके पास गूगल पे हो, या कोई भी भारत पे कोई भी आपके पास वॉलेट हो, आप किसी भी वॉलेट से, सामने वाले का कौन सा वॉलेट वो यूज कर रहा है, ये आपको उससे मतलब नहीं होता है। आपको मतलब होता है सिर्फ यूपीआई से। अगर आपके पास यूपीआई है, तो आप उसको पैसा ट्रांसफर कर सकते हो किसी वॉलेट से। और सामने वाला कोई सा ही वॉलेट यूज कर रहा है, जरूरी नहीं है कि आपने फोन पे वॉलेट से ट्रांसफर कर रहे हो तो सामने वाले के पास फोन पे होना चाहिए तभी आप ट्रांसफर कर पाओगे, नहीं। सामने वाले के पास अगर गूगल पे यूज कर रहा है, तो भी आप उसको पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि यूपीआई ने ऐसा सिस्टम बनाया जो मल्टीपल वॉलेट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, उसने ब्रिज की तरह काम कर दिया। ठीक है। इसी को अब हम समझते हैं कि मिस्टरमेंट का यूनिवर्सल वॉलेट होगा वो कैसे काम करेगा। जैसे आज हम देखते हैं मेटा मास्क का हम यूज कर रहे हैं, तो मेटा मास्क में मल्टीपल कॉइन्स के वॉलेट्स होते हैं। बीएनबी का अलग वॉलेट होता है, इथेरियम का अलग होता है, और भी पॉलीगन का अलग होता है, ट्रोन वगैरह अलग वॉलेट होते हैं। आपने देखा होगा कि हर एक कॉइन के अलग अलग वॉलेट होते हैं। अब आपको किसी को भेजना है, अगर मुझे किसी को बीएनबी भेजना है, तो मैं सामने वाले को, मेरे पास बीएनबी होंगे मेरे वॉलेट में, तभी मैं सामने वाले को बीएनबी भेज पाएंगे। और मुझे उसके लिए सामने वाले का बीएनबी ही वॉलेट रिक्वायर्ड होगा, तभी मैं बीएनबी भेज पाऊंगा। सेम अगर मेरे पास सोलाना है, अगर मेरे पास सोलह, तो मुझे सोलाना मेरे वॉलेट में होने चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं सामने वाले को इसको भेज रहा हूँ, उसका भी सोलाना का वॉलेट एड्रेस होना चाहिए, तभी मैं उसको भेज पाऊंगा। राइट। यही पॉसिबिलिटी होती है अभी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक ही कॉइन है, आपके पास सिर्फ बिटकॉइन है और कोई भी कॉइन नहीं है, और आपको किसी को इथेरियम भेजना है, आपको किसी को सोलाना भेजना है, आपको किसी को यूएसडी भेजना है, आपको किसी को XYZ कोई सा भी कॉइन भेजना है, और आपके पास वो वॉलेट है या नहीं है, तो भी आप उसको वो कॉइन भेज पाओगे। मतलब मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर आपके पास एक सिंगल कॉइन है कोई भी, चाहे वो बिटकॉइन हो सकता है, चाहे वो इथेरियम हो सकता है, चाहे वो यूएसडी हो सकता है, या कोई भी एक कॉइन हो सकता है, अगर आपके पास एक सिंगल कॉइन है और सिंगल वॉलेट है, उससे आप किसी भी कॉइन, सामने वाले ने बोला कि मुझे सोलाना चाहिए, तो आप उसको सोलाना भेज पाओगे। आपके पास सोलाना नहीं है, लेकिन आपके पास सिर्फ बिटकॉइन है, फिर भी आप सामने वाले को सोलाना भेज पाओगे। आप सामने किसी और ने, यूजर ने बोला कि मुझे यार इथेरियम ट्रांसफर कर दो, आपके पास इथेरियम नहीं है, बट फिर भी आप उसको इथेरियम भेज पाओगे। मतलब यूनिवर्सल वॉलेट, आपके पास एक यूनिवर्सल वॉलेट होगा। उस यूनिवर्सल वॉलेट में आपको सिर्फ एक करेंसी को होल्ड करना होगा। आप कोई सी भी करेंसी को होल्ड कर सकते हो, ब्लॉकचेन को, इथेरियम को, यूएसडीटी को, जो भी उस वॉलेट में सपोर्टेड ब्लॉकचेन होंगे, उन ब्लॉकचेन में से आप किसी भी एक कॉइन को होल्ड कर सकते हो या उसमें डिपॉजिट कर सकते हो, और उसके माध्यम से आप किसी भी कॉइन में आप ट्रांसफर कर सकते हो, बशर्ते आपके पास कोई भी उस कॉइन का एड्रेस हो या वॉलेट हो या नहीं हो।
तो इसका मतलब कि जैसे फोन पे वॉलेट आया था, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, यूपीआई में कन्वर्ट हो गया, आज कोई किसी को भी किसी भी यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर कर सकता है। सिमिलर तरीके से ब्लॉकचेन और क्रिप्टो में एक सिंगल वॉलेट से कोई की भी किसी भी कॉइन को ट्रांसफर कर सकता है किसी के भी कॉइन के वॉलेट में। तो ये इजी एक्सेस करने के लिए अलग अलग कॉइन की आपको गैस फी नहीं रखनी पड़े, अलग अलग कॉइन को आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़े, क्योंकि कन्वर्जन में बहुत सारी गैस फी आपकी फीस लगती है, ट्रेड फीस लगती है, गैस फी लगती है, तो वो आपको अलग पे ना करना पड़े, अलग अलग मल्टीपल वॉलेट्स को मेंटेन ना करना पड़े, आपको एक सिंगल वॉलेट मेंटेन करना पड़े। तो सोचो एक्सेस कितना ईजी हो जाएगा, क्रिप्टो को यूज करना कितना ईजी हो जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट चाहता यही है कि मार्केट में चीजें ऐसी दें लोगों को जो एक्सेसिबिलिटी जिनकी ईजी हो, चाहे वो ब्लॉकचेन हो, चाहे वॉलेट सिस्टम हो, या कोई भी हो, चीजों को इजी एक्सेस दिया जाए। तो ये ऐसा यूनिवर्सल वॉलेट होगा जिसके माध्यम से इस तरीके से मल्टीपल कॉइन में लोग सिंगल वॉलेट से ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। ये इस वॉलेट की यूएसपी होगी। तो इसकी कोशिश हमारी यही है कि हम 2025 के क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में इसको लॉन्च किया जाए। अगर कभी ऊपर नीचे होता है तो हो सकता है कि फर्स्ट क्वार्टर में इसको लॉन्च किया जाए 2026 के, बट लॉन्च जरूर होगा, ये कंफर्म है। ठीक है। इसी तरीके से मैं बात कर रहा था कि ब्लॉकचेन तो लॉन्च हो गया फेज 1, लेकिन इसके बाद मैंने बताया ना ब्लॉकचेन एज ए सर्विस, मैंने बोला ना कि जैसे पहली हमारी सर्विस होगी सप्लाई चेन लॉजिस्टिक इंडस्ट्री। तो हम सप्लाई चेन इंडस्ट्री को ऐसा बना रहे हैं कि किसी के पास भी कोई भी सप्लाई चेन का एक इंटरप्राइज का बिजनेस हो, वो इसी तरीके से उसमें अपने डेटा को रिकॉर्ड को मैनेज कर पाए बिना किसी ब्लॉकचेन के टेक्निकली सेटअप के रिक्वायरमेंट के। तो वो इजिली एक्सेस कर पाए, इसके लिए हम वो पहला हमारा जो लेयर 1 है, मतलब लेयर 1 का पहला लेयर 1 के ऊपर एक लेयर 2 होगा, और लेयर 2 मतलब उस लेयर 1 के ऊपर एक यूज केस हो गया, एक सर्विस हो गई। उस सर्विस को हम लॉन्च कर देंगे, और वो पहली सर्विस हमारी सप्लाई चेन इंडस्ट्री सर्विस है। क्योंकि सप्लाई चेन को मैं टारगेट क्यों किया, क्योंकि सबसे ज्यादा अग्रेसिवली काम हो रहा है उसमें, और सबसे ज्यादा पोटेंशियल इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा इंटरप्राइज बिजनेस है, जो वेल स्टेब्लिश बिजनेस है, इंटरप्राइज कंपनीज है। तो वो अगर हम उनको ऑनबोर्ड करते हैं तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस का जो वॉल्यूम है ना, वो हमें बहुत ज्यादा मिलेगा। और हमारी डिमांड है कि हम चाहते हैं कि मिशन ब्लॉकचेन में जो भी प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड हो, जो भी सिस्टम डिप्लॉयड हो, उसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस ज्यादा से ज्यादा हो, तभी हमारे ब्लॉकचेन की वर्थ होगी। तो इसीलिए वो लेयर 1 को, मतलब लेयर 1 सेंस के बोल रहा हूँ, लेयर 1 तो ऑलरेडी है ब्लॉकचेन, उसके ऊपर जो पहला सर्विस होगा ब्लॉकचेन है सर्विस, वो पहली सर्विस हमारी सप्लाई चेन इंडस्ट्री होगी, उसको लॉन्च किया जाएगा। फिर ऐसे ही दूसरी सर्विस पे काम किया जाएगा, इंडस्ट्री की सर्विस पे, सपोज करो स्पोर्ट्स हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, वो समय के साथ आपको डिफाइन कर दिया जाएगा दूसरी सर्विस कौन सी जो डिमांडिंग होगी उस समय पर, जिसमें ज्यादा यूज केस इंप्लीमेंट हो रहे होंगे, हम उस सर्विस को लेके आएंगे उस समय पे। तो उस सर्विस पे काम किया जाएगा, और धीरे धीरे करके वन बाय वन करके सारी इंडस्ट्रीज की सर्विसेज को उसमें इंटीग्रेट किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा, जिससे हम अलग अलग सर्विस के प्रोजेक्ट्स को वहां पे ऑनबोर्ड कर सकें। ठीक है। तो ये टारगेट है इसके बाद नेक्स्ट रोड मैप में, और उसके बाद हमारा है इंस्ट्रूमेंट का एक एआई इंजन लॉन्च का फेज 1। ये एआई इंजन क्या है, ये एआई एजेंट से थोड़ा सा अलग है। आप लोगों ने अभी तक देखा होगा कि चैट जीपीटी वगैरह सब लोग यूज करते हैं, राइट, सभी लोग कहीं ना कहीं चैट जीपीटी यूज करते हैं, कोई गूगल जेमिनी यूज करता है, कोई ग्ok ग्ok यूज करता है, अलग अलग जितने भी जो प्लेटफॉर्म है, एआई प्लेटफॉर्म है, जो कहीं ना कहीं हमें नॉलेज के लिए यूज किए जाते हैं, या हमें कोई हेल्प चाहिए, हम कोई भी हमें क्वेश्चन पूछना है, हमें कुछ भी डेटा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं सिर्फ। कोई भी जनरिक क्वेश्चन हो सकता है, आप किसी भी इंडस्ट्री को हो सकता है, आप पूछ सकते हो वहां पे। ठीक है। लेकिन अगर हम सोचो, हम अगर एक ऐसा एआई इंजन बनाए जो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक हो, मतलब कि वहां पे आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पूछो, वो आपको पूरा डेटा निकाल के दे देगा। आप किसी भी ब्लॉकचेन के बारे में पूछोगे, पूरा हिस्ट्री निकाल के दे देगा। आप पूछो कि यार ये क्रिप्टो कॉइन का फ्यूचर क्या है, इसका क्या रोड मैप है, इसके बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा और एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन प्रीवियस चार्ट आएंगे, इसका क्या स्कोप है, वो आपको पूरा डेटा एनालिसिस करके बता देगा। आप किसी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री से किसी भी कॉइन का, किसी का भी डेटा, जैसे जैसे आप आज आप कोई कॉइन की इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो हम कॉइन को मार्केट कैप पे जाते हैं, कॉइन डिपो पे जाते हैं, अलग अलग वेबसाइट पे जाते हैं, वहां से इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं। लेकिन सोचो एक कॉमन ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पे बस आपको सिर्फ आपने बोला कि मुझे इस कॉइन के बारे में पूरा बताओ, इसकी हिस्ट्री बताओ, इसका बैकग्राउंड बताओ, इसका इकोसिस्टम बताओ, इसका फ्यूचर बताओ, सब बताओ, तो वो पूरा आपको बना बता के दे देगा। ये एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसी कई सारी चीजें हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में, ऐसी कई सारी ब्लॉकचेन से रिलेटेड चीजें हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस एआई का स्पेसिफिक यूज केस होगा, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो इंडस्ट्री। ये स्पेशली इसको लॉन्च किया जाएगा क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के लिए। कोई भी, क्योंकि जिस तरीके से अडॉप्शन बढ़ता जा रहा है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन का, तो हर कोई जानकारी चाहता है, हर कोई चाहता है कि मुझे भी पता चले क्या जानकारी है क्या नहीं है, कोई भी नॉलेज लेना चाहता है, कुछ भी ट्यूटोरियल पढ़ना चाहता है। तो वो इस चैट के माध्यम से, चैट इंजन के एआई इंजन के माध्यम से वो इजिली क्वेरी पूछ के उसको आंसर मिल सकता है। तो ये एक इंजन को बनाया जा रहा है, एआई इंजन है ये, जो स्पेसिफिक क्रिप्टो और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के लिए ही डिजाइन किया जा रहा है। ठीक है। तो इस पे भी काम चलेगा, लेकिन ये सब रोड मैप में है। जब ये सब स्टेप बाय स्टेप होगा, पहले हमारा ब्लॉकचेन लॉन्च होगा, ठीक है, फिर हमारा ब्रिज आएगा, क्योंकि हमको माइग्रेशन की प्रोसेस करना है, वो भी होगा, हमारा डेक्स आएगा, ठीक है, यूनिवर्सल वॉलेट आएगा,
फिर हमारी लेयर वन सर्विस आएगी, देन उसके बाद हमारा ये इंजन आएगा। तो ये रोड मैप मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि सिर्फ ब्लॉकचेन को लॉन्च करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। उस ब्लॉकचेन को सस्टेनेबल बनाने के लिए, उस ब्लॉकचेन पे दूसरे प्रोजेक्ट्स को ऑनबोर्ड करने के लिए आप क्या ऐसा नया कर रहे हो मार्केट में, आप उसको किस तरीके से बिल्ड कर रहे हो जिससे लोग, चाहे वो बी टू बी हो या बी टू सी हो, आप उनको ऐड कर पाओ। बी टू बी से मतलब कि आप एंटरप्राइज लेवल के बिजनेस को आप लेके आ पाओ। बी टू बी से मतलब आप ऐसे कस्टमर, ऐसे अपने ब्लॉकचेन में ऐसे क्या यूज केस चला रहे हो, अपने खुद के ऐसे क्या यूज केस ला रहे हो जिसके आप कस्टमर को लेके आ पाओ। जैसे वॉलेट सिस्टम हो गया, अब जो वॉलेट होगा इसको यूज करने वाले कौन होंगे? कस्टमर होंगे, यूजर होंगे, बी टू सी हो गया। ए इंजन होगा, ये क्या होगा? इसको यूज करने वाले कस्टमर होंगे। तो मिस्टर ब्लॉकचेन का टारगेट बी टू बी एंड बी टू सी दोनों है। बी टू बी दूसरे प्रोजेक्ट्स को या बिजनेस को ऑनबोर्ड करना अपने ब्लॉकचेन पे, वो टारगेट होगा। बी टू सी हमारे ब्लॉकचेन के यूज केस के माध्यम से कस्टमर को ऑनबोर्ड करना, कस्टमर को इंगेज करना। तो मिस्टर का पूरा रोड मैप है या टारगेट एरिया है, वो ये दोनों तरीके से हम लोग बी टू बी और बी टू सी दोनों पे काम कर रहे हैं। क्योंकि बी टू बी से हमें ट्रांजेक्शन वॉल्यूम बड़ा मिलेगा, बी टू बी से, और बी टू सी से हमें कम्युनिटी ज्यादा बड़ी मिलेगी, हमें यूजर भी ज्यादा बड़ा मिलेगा। तो हमें दोनों चीज चाहिए, हमें ट्रांजेक्शन वॉल्यूम भी ज्यादा चाहिए और हमें कम्युनिटी भी बड़ी चाहिए। हमने बोला ना, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मास अडॉप्शन हमें चाहिए दोनों में, कम्युनिटी में भी और ट्रांजेक्शन वॉल्यूम में भी। तो इसीलिए दोनों को टारगेट किया जा रहा है कि हम बी टू बी टारगेट करें और बी टू सी भी टारगेट करें। तो इस तरीके से ये मिस्टर ब्लॉकचेन को डिजाइन किया जा रहा है, इसीलिए इतने समय से इस पर काम हो रहा है। और अब बहुत नियर आ गए हैं हम इसको लॉन्च करने के लिए। तो मैं चाह रहा था इसीलिए कि आप लोगों के सामने शेयर किया जाए, क्योंकि ठीक है, लोगों के मन में सवाल आ जाते हैं, प्रॉपर जानकारी नहीं होती है या प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता है। क्योंकि पुराने जितने भी लोग हैं उनको तो पता है कि हाँ, ये रोड मैप पहले से डिफाइन है या चीजें पता है कब क्या आना है। लेकिन जो नए लोग जुड़ रहे हैं, आज देखोगे तो हमारी कम्युनिटी में नए लोग जुड़ते जा रहे हैं समय के साथ। ठीक है, तो जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो अब अपडेट नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता है। तो यही एक ओपन प्लेटफॉर्म होता है जिसके माध्यम से हम इन चीज़ों को शेयर कर पाते हैं। और मेरा मकसद भी यही था कि इस वेबिनार के माध्यम से आप लोगों को ये बताया जाए, आप लोगों के साथ ये शेयर किया जाए कि मिस्टर मिंट किस विजन के साथ काम कर रहा है, मिस्टर का जो ब्लॉकचेन है उसका रोड मैप क्या है, उसका टारगेट एरिया क्या है। और मैंने फिर अब आपको बोलूंगा, किसी भी कॉइन की लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी उसका इकोसिस्टम ही डिफाइन करता है। अभी तो मिस्टर की शुरुआत है, एक छोटी कम्युनिटी आ जाने से आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कि वो सिस्टम बहुत डिसीजन मेकर हो गया कि आज का रिजल्ट डिसाइड करेगा कि डिसीजन मेकिंग क्या है। नहीं, ये सिस्टम पूरा इकोसिस्टम डिफाइन करेगा कि मिस्टर का फ्यूचर क्या है। आज प्राइस कम हो जाने से लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि मिस्टर का फ्यूचर क्या है। ये इकोसिस्टम बताएगा, ये ब्लॉकचेन डिफाइन करेगा, ये चीजें डिफाइन करेंगी कि मिस्टर का फ्यूचर क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। अ, आज जैसे प्राइस का वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है लोगों को, और हुआ भी है, नो डाउट। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपके पास एक बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरा हुआ है। अब आप उसमें से, कोई इंसान है, कोई यूजर है, उसमें से एक मग्गा पानी निकाल लेता है या एक मग्गा पानी डाल देता है। अगर एक मग्गा पानी निकालोगे ना, तो आप देखोगे बाल्टी में, अगर बाल्टी छोटी है तो उसमें बहुत ज्यादा आपको वेरिएशन दिखेगा, बाल्टी खाली दिखेगी आपको पानी से जो भरी हुई थी। और उसी जगह अगर आप उसमें एक मग्गा पानी, और बाल्टी भरी हुई है, एक मग्गा पानी डाल देते हो, तो पानी क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो हो जाएगा, बह जाएगा। मतलब, और उसी जगह अगर मैं बात करूं कि एक बहुत बड़ा टैंकर है जिसमें बहुत टन पानी भरा हुआ है, अगर उसमें कोई यूजर एक मग्गा पानी डाल रहा है या एक मग्गा पानी निकाल रहा है, तो क्या उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन आएगा? नहीं आएगा। आज प्राइस में वेरिएशन क्यों आ रहा है? क्योंकि जो कम्युनिटी है, वो यूजर है, बहुत बड़ी नहीं है। आज ट्रांजेक्शन वॉल्यूम बहुत बड़ा नहीं है, आज ट्रेड वॉल्यूम बहुत बड़ा नहीं है, आज सप्लाई वो उतनी बड़ी नहीं है। तो जिसके कारण क्या होता है ना कि कोई भी एक बड़ा वॉल्यूम, जैसे कि बाय सेल के लिए आता है या लोग सेल करते हैं या मल्टीपल बाय ऑर्डर आते हैं, सेलिंग ऑर्डर आते हैं, तो उससे प्राइस का एक फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, एक बड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर सपोज करो यही वॉल्यूम जब बड़ा हो जाएगा, जब अभी एक बाल्टी है, जब ये टैंकर हो जाएगा, फिर टैंकर पे अगर कोई एक मग पानी निकाल रहा होगा, डाल रहा होगा, तो फिर वो वेरिएशन आपको इतना नहीं दिखेगा। मतलब कि जब ये जैसे जैसे ये वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये एक बाल्टी का पानी एक टैंक में कन्वर्ट हो जाएगा, तब वो कॉइन है, उसकी प्राइस उतनी सस्टेनेबल हो जाएगी। जो अभी वेरिएशन देखने को मिलता है उतना नहीं मिलेगा। तो कभी भी, और ये सभी के साथ होता है, आज की डेट में जितने भी इंडस्ट्री के ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स हो या क्रिप्टो कॉइन हो, इन सबको डेवलप होने में, इन सबको सस्टेनेबल होने में, मैच्योर होने में समय लगा है। 8 साल, 10 साल, 6 साल ये लगे हैं पीरियड। 2 साल में, 3 साल में कोई भी कॉइन मैच्योर नहीं होता है, कोई भी कॉइन सेल्फ सस्टेनेबल नहीं हो पाता है, उसमें वेरिएशन आते ही आते हैं। और ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। इस चीज को हम सभी को समझना होगा, मिस्टर फैमिली को समझना होगा। जो समझ लेगा वो उसका उतना एडवांटेज ले पाएगा, जो नहीं समझेगा वो वंचित रह जाएगा। जिस तरीके से बोला जाता है ना कि यही टेक्नोलॉजी आ रही है, यही टेक्नोलॉजी जॉब खा जाएगी, जॉब खा जाएगी, अब तो लोगों को डर है कि यार यही टेक्नोलॉजी हमारी जॉब खा जाएगी। नहीं, ये डर उनको है जो यही टेक्नोलॉजी को यूज करना नहीं सीखेंगे। एआई जॉब नहीं खाएगा, एआई को सीखने वाले लोग
जिन्होंने नहीं सीखा है उनके जॉब को रिप्लेस करेंगे। तो दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। जो बोला जाता है ना कि एआई लोगों की जॉब खा जाएगा, एआई नहीं खाएगा। टेक्नोलॉजी कभी किसी की जॉब नहीं रिप्लेस करेगी। एआई को यूज करने वाले लोग जो जल्दी, इतनी जल्दी एआई को लर्न कर लेंगे, वो लोग ऐसे लोगों की जॉब को रिप्लेस कर लेंगे जिन्होंने एआई को नहीं सीखा। तो लॉस किसका हुआ? जिन्होंने एआई टेक्नोलॉजी को नहीं सीखा। फायदा किसको हुआ? जिन्होंने एआई टेक्नोलॉजी को सीखा। तो सिमिलर मैं फिर बोल रहा हूं, आप इस चीज को समझो या नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन एट द एंड आपको समझना ही होगा। आप भाग नहीं सकते उस चीज से। आज एआई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उससे कोई पीछे भाग नहीं सकता कि कोई है दुनिया में जो रोक लगा दे कि एआई नहीं आए। बहुत सारे लोग एआई टेक्नोलॉजी को नेगेटिव बातें करते हैं कि एआई के आने से ये डिसएडवांटेज होंगे, ये ड्रॉबैक्स होंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कितनी भी बातें कर लो, बट एआई टेक्नोलॉजी काम बढ़ती जा रही है, उसका यूज केस बढ़ते जा रहे हैं, और एआई टेक्नोलॉजी आने वाले लोगों की डेली डेली यूज केस में, बिजनेस लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे उसका यूज केस बढ़ते जा रहे हैं। स्कूलों में आजकल एआई को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप किसी भी चीज से भाग नहीं सकते हो। आपको अगर उसका फायदा उठाना है, अगर आपको उसके ड्रॉबैक से बचना है, तो आपको उसको लर्न करना पड़ेगा। तो मिस्टरमेंट ब्लॉकचेन, जो मिस्टरमेंट कॉइन है या जो भी है, आज आप जो भी टोकन बोलते हो, जो भी बोलते हो, आप इसको लेके जो भी धारणाएं बना रहे हो, जो भी विचार आपके मन में आते भी हैं, तो मैं फिर बोलूंगा ये सिर्फ इसीलिए आते हैं क्योंकि आप पूरी जानकारी नहीं है, आप उसको लर्न नहीं कर रहे हो। आप लर्न करोगे तो ये मैं 100% विश्वास दिलाता हूँ। आप बोलो ना कि जो एआई सीखेंगे वो एआई रिप्लेस करेंगे जिनको नहीं आता है। तो जो ब्लॉकचेन सीखेगा, जो मिस्टरमेंट को सीखेगा, वो ज्यादा एडवांटेज लेगा इंस्टेड ऑफ जो भागेगा। ये तय बात है। ये आज आप लिख लो, नोट कर लो। तो हम सबका फायदा उसी में है कि चीजों को सीख के जितना जल्दी हम एज ए यूनिटी काम करेंगे, उतना ज्यादा फास्ट ग्रो होगा। कहते हैं ना, टीम पावर बहुत बड़ी पावर होती है, यूनिटी में बहुत बड़ी दम होती है। कोई एक इंसान अकेले उस काम को करने जाएगा तो हो सकता है उसको ज्यादा समय लगे, लेकिन अगर लोग मिलकर उसको उसी काम को करते हैं तो वो कम समय में हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि 10 लोग अगर एक लोग का साथ नहीं देंगे तो एक लोग वो काम को अचीव नहीं कर पाएगा, करेगा वो तो भी। बट जो समय लगने वाला है, वो समय का जो डिफरेंस है ना, वो वेरी हो जाएगा। तो जितने ज्यादा लोग जो आज मिस्टर फैमिली के पार्ट है, मिस्टर फैमिली में जुड़े हुए हैं सालों से, या अभी नए जुड़े हुए हैं, या कुछ समय पहले जुड़े हुए हैं, आप जितना ज्यादा मिस्टरमेंट को समझोगे, उसमें इन्वॉल्व होगे, उसमें अपना योगदान दोगे, उतना जल्दी हम चीजों को ओवरकम कर पाएंगे। यही प्राइस को उतना ज्यादा सस्टेनेबल बना पाएंगे, इसको ग्रो भी करवा पाएंगे, सब कुछ होगा। होगा तो सही, ये तो कंफर्म है। कितनी जल्दी होगा ये हम सब पे डिपेंड करता है कि हम सब बराबर एफर्ट लगाते हैं या हम सब अलग अलग होकर काम करते हैं। तो ये एक बहुत, सबको एक सोचने की जरूरत है कि कैसे करना है। अलग अलग होकर काम करना है या एज अ टीम काम करना है। एज अ टीम काम करोगे तो यकीन मानो, बहुत जल्दी मिस्टरमिंट कॉइन ग्रो भी करेगा, और इतना सस्टेनेबल भी बनेगा कि आप लोग जो देख रहे हो ना कि मिस्टरमिंट कॉइन को आज जो भी आज प्राइसिंग को देख रहे हो, प्राइसिंग तो मेरे लिए, मैं बताऊँ ना, मेरे लिए मैटर ही नहीं करती है। आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में प्राइस डजंट मैटर। मैटर करता है उसका इकोसिस्टम, उसकी यूटिलिटी, उसके यूज केसेस, उसकी कम्युनिटी, वो डिफाइन करेंगे। और जिस तरीके से मिस्टरमेंट को काम किया जा रहा है, जिस तरीके से मिस्टरमेंट के रोड मैप लाया जा रहा है, इस तरीके की चीजें की जा रही हैं, यकीन मानो कि आने वाले समय में मिस्टरमेंट की कॉइन की प्राइस ऑटोमेटिकली, वो बाय प्रोडक्ट है, उसको बढ़ना ही बढ़ना है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। शर्त ये है, पॉइंट ये है कि आज हम हमारे इकोसिस्टम को कितना स्ट्रांग बनाते हैं, हम एज ए कम्युनिटी कितना पावरफुल बनते हैं। ठीक है, तो ये एक रोड मैप था जो आप लोग के साथ शेयर किया। इम्पैक्ट मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ब्लॉकचेन के आने से मिस्टरमेंट के इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मिस्टरमेंट के ब्लॉकचेन से जैसे जैसे ज्यादा प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड होंगे तो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम इंक्रीज होगा। टोकन की या कॉइन, अब तो कॉइन हो जाएगा तो कॉइन की यूटिलिटी उतनी ज्यादा क्रिएट, उतनी ज्यादा मतलब बढ़ती जाएगी। ठीक है। और जब भी किसी कॉइन की स्केलेसिटी और यूटिलिटी बढ़ती है, तो ऑर्गेनिक प्राइस ग्रोथ उसका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब मिस्टर ब्लॉकचेन की ब्रांड वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होगी ना, जब लोग उसको यूज करना स्टार्ट करेंगे, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी। और जब इन दोनों का मिक्सअप होता है, तो ऑर्गेनिक प्राइस भी ऑटोमेटिकली ग्रोथ होता ही होता है। ठीक है। ग्लोबल कम्युनिटी एक्सपेंशन होगा, क्योंकि मिश्रण ब्लॉकचेन को जो डिजाइन किया जा रहा है उस तरीके किया जा रहा है कि ग्लोबल लेवल के जो बिजनेस है, एंटरप्राइज लेवल सॉल्यूशन है, उनको अनबोर्ड किया जाए। और कई सारे टाइप ऑलरेडी हो चुके हैं, ये मैं आपको बता दूं। बस हम लोग वेट कर रहे थे ब्लॉकचेन को लाइव होने का। कई सारे टाइप मैंने आपको शायद प्रीवियसली मैंने अपडेट भी किया था, कई सारे टाइप हमने प्रीवियसली किए भी थे, और वो सब टाइप हो चुके हैं। कुछ टाइप ऑलरेडी है, बस लॉन्च होगा तो आपको वो टाइप देखने को मिलेंगे, हम उसको पब्लिकली अनाउंस भी करेंगे, और वो ऑनबोर्ड भी होंगे। और समय के साथ साथ एक हम प्रॉपर ऐसी टीम बना रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को ऑनबोर्ड करे इस ब्लॉकचेन पे। हम कुछ ग्रांट सिस्टम भी लेके आ रहे हैं। ग्रांट सिस्टम मतलब कि जब भी कोई एक ब्लॉकचेन पे कोई भी नया प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड होता है, तो ब्लॉकचेन उस प्रोजेक्ट को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है।
तो मिस्टर ब्लॉकचेन भी अगर कोई भी अपना नया खुद का टोकन बनाना चाह रहा है, कोई अपना डेप्लीकेशन बनाना चाह रहा है, अपना खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रहा है, तो मिस्टर ब्लॉकचेन उसकी हेल्प भी करेगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हो जब से, नहीं, मिस्टर ब्लॉकचेन आपकी हेल्प भी करेगा। अगर आप कोई भी, आपके पास नया कॉन्सेप्ट है, आप कुछ नया डेवलप करना चाह रहे हो वेब3 में, मिस्टर ब्लॉकचेन आपका मोस्ट वेलकम करेगा, पूरा सपोर्ट करेगा। आपको जो भी एडवांटेज मैक्स टू मैक्स दे सकता है वो देगा, जो बाकी ब्लॉकचेन नहीं दे पाएंगे, वो भी एडवांटेज वो आपको सपोर्ट करेगा मिस्टर ब्लॉकचेन। तो मैंने बताया आपको कई सारे ग्लोबल लेवल के कोलैबोरेशन हो रखे हैं। तो जैसे ही ये ब्लॉकचेन लाइव होगा, जैसे समय बीतेगा, कई सारे हम कोलैबोरेशन अनाउंस भी करेंगे पब्लिकली, आप लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है। बस मैं वही बोलता हूँ कि मैं चीजें बोलने से ज्यादा करने में बिलीव रखता हूँ। मतलब कहते हैं ना कि बोलो कम करो ज्यादा, काम बोलना चाहिए, एक्शन स्पीक्स। तो एक्शन पे बिलीव करते हैं, तो समय के साथ साथ जब काम है ना अपने आप दिखता है। अब हम बात करते हैं रूट टू बाइनरी सिस्टम। ये एक ऐसा है जो शायद हो सकता था मैं आपको इसको पहले भी बता सकता था आप लोगों के सामने, और हो सकता था कि मैं थोड़ा और वेट करके भी आप लोगों के सामने इसको ला सकता था। बट अभी मैं इसको क्या बता रहा हूँ आप लोग के सामने, करंट सिचुएशन को देखते हुए। नहीं तो शायद अभी मैं इसको आपको नहीं बताता, शेयर नहीं करता। मैं इसको तब शेयर करता जब बिल्कुल फाइनल स्टेज में पहुंच गया होता है, जब हम इसकी प्रॉपर मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद। क्योंकि क्या होता है ना, क्रिप्टो और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें ना, सारी चीजें सेंट्रलाइज तरीके से नहीं चलती है। मतलब आज जैसा आप सोचो वैसा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती हैं, आप जैसे चाहते हो वैसा नहीं होता है। तो कभी अगर ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो क्या होता है ना, आपके कमिटमेंट्स जो है ना, जो आप किसी को देते हो, तो वो ब्रेक होते हैं, तो वहां से ट्रस्ट ब्रेक होता है। तो इसीलिए हम शायद अभी तक नहीं इसको शेयर करना चाह रहे थे, और अभी भी नहीं करते, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद अब करना चाहिए, क्योंकि अब हम बहुत क्लोज आ जाएगा इस चीज के, क्योंकि हमारा ब्लॉकचेन लाइव होने वाला है। हम बाइनेंस लिस्टिंग का इसलिए अभी तक वेट कर रहे थे, क्योंकि बिना ब्लॉकचेन के हम बाइनेंस पे नहीं जाते। अगर जाते भी तो हम उसका एडवांटेज नहीं ले पाते, क्योंकि ये कहते हैं ना कि ये पहले के जो योद्धा हुआ करते थे, उनके पास एक ही ब्रह्मास्त्र हुआ करता था। जो होते थे ना बाल, अर्जुन के पास एक ब्रह्मास्त्र था, कर्ण के पास था, एक ब्रह्मास्त्र हुआ करता था। उसको वो एक ही बार यूज कर पाता है, इस ब्रह्मास्त्र को। अब डिपेंड करता है कि उस ब्रह्मास्त्र को जो आपके पास एक ही बार यूज करने के लिए, वो आप कितना ज्यादा एडवांटेज आप उसको, या जितना तो यूटिलाइज आप कर सकते हो, ये आपकी यूज करने के ऊपर है कि आप उसको कब चला रहे हो। तो बाइनेंस जो लिस्टिंग है ना, ये क्रिप्टो इंडस्ट्री में हर एक कॉइन के लिए एक ब्रह्मास्त्र होता है, और एक ही बार होती है। ऐसा नहीं कि आज आपने बाइनेंस कर दिया, आपने कल को फिर दोबारा से यार आपका काम नहीं किया, आपने एडवांटेज ले पाए, तो आप दोबारा से फिर से लिस्टिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। आप एक कॉइन को एक एक्सचेंज पे एक ही बार लिस्ट कर सकते हो। और बाइनेंस लिस्टिंग एक क्रिप्टो, किसी भी क्रिप्टो करेंसी का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है, एक बहुत बड़ा मतलब बोलोगे कि इतना बड़ा एडवांटेज होता है, इतना बड़ा एक चेंजेस होता है कि वो पूरे आपके सिस्टम के कुछ सिस्टम को चेंज कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बाइनेंस के पास वो पावर है। क्यों? क्योंकि बाइनेंस एक ऐसा इकलौता एक्सचेंज है क्रिप्टो इंडस्ट्री का, जिसमें सबसे ज्यादा यूजर बेस है पूरे वर्ल्ड के कोने कोने से, देश कंट्री से। सबसे बड़ा ट्रेड वॉल्यूम है, सबसे पावरफुल एक्सचेंज है, इसीलिए वर्ल्ड में नंबर बनाता है। तो मिस्टर मिंट को बाइनेंस पे ले जाने से पहले हम चाह रहे थे कि मिस्टर मिंट को, इकोसिस्टम को पहले इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि जब इसको बाइनेंस पे ले जाया जाए, लिस्ट किया जाए, तो लिस्टिंग के जो एडवांटेज होते हैं हम उस एडवांटेज को ग्रैब करें, उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर पाए। इसीलिए इसको वेट कर रहे थे कि सही समय आने पे इसको लिस्ट किया जाएगा। तो अब पहले ब्लॉकचेन लाइव होगा, इसलिए मैंने ये आपको बताया कि रोड टू बाइनेंस लिस्टिंग है। अभी बाइनेंस लिस्टिंग का अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि हम बाइनेंस लिस्टिंग पे होने जा रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम पे होने जा रहे हैं, नहीं। होंगे जरूर, लेकिन अभी एक रोड मैप है ये कब होंगे? जब ये ऊपर मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं, ये ब्लॉकचेन की चीजें हो जाएंगी। हमारे पास ब्लॉकचेन का मेननेट फेस 1 लॉन्च हो जाएगा, ब्रिज आ जाएगा, मतलब माइग्रेशन प्रोसेस पूरी हो जाएगी, यूनिवर्सल वॉलेट आ जाएगा, हमारा लेयर 1 जो सर्विसेज के बन रहे हैं ब्लॉकचेन सर्विस के, वो लेयर आ जाएंगे, प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे, एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी, एक इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेशन स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जाके हम बाइनेंस पे उसको लिस्ट करेंगे। अब इसमें कितना समय लगेगा, ये समय मैं स्पेसिफिक अभी डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ, जितनी जल्दी मिस्टरमेंट ब्लॉकचेन की ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, उतना जल्दी हम इसको लिस्ट करेंगे, ये कंफर्म है। मिस्टरमेंट ब्लॉकचेन की ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो पहले की जा रही हैं। ये ब्लॉकचेन जब लाइव होने वाला होगा ना, तब आपको दिखेगा कि कितना ज्यादा इसकी ब्रांड वैल्यू पे काम किया जा रहा है। तो वो काम होंगे, उसके बाद बाइनेंस लिस्टिंग का अनाउंसमेंट होगा। ठीक है। तो अभी आप लोग बहुत एक्साइटेड मत हो जाना बहुत इजली कि बहुत जल्दी बाइनेंस की लिस्टिंग होने वाली नहीं होगी, बट एक डेफिनेट टाइम पे होगी, एक सही राइट टाइम पे होगी। ठीक है। वो कब होगी मैं समय साथ बता दूंगा आपको। आज मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि यार, बहुत से लोगों के सवाल होते हैं, सर आगे क्या करना है, आगे कैसे होगा, सिचुएशन ऐसे कैसे कंट्रोल होगा, सप्लाई कैसे मैनेज होगी, बहुत एक्सीड हो गई है, वट एवर ये भी हो गया है, ये हो गया है, प्राइस बहुत डाउन हो गया है, तो इन चीजों को कैसे मैनेज किया जाएगा। तो उन सब चीजों को कैसे मैनेज किया जाएगा, किस तरीके से आगे चीजें मैनेज होगी, मैं बस उसका एक आपको रोड मैप बता रहा हूँ, एक आपको सिस्टम बता रहा हूँ।
इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि ये जो करंट चीजें चल रही हैं या करंट सिनेरियो है, इसको कैसे ओवरकम किया जाए, किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो उसके लिए मैं आपके सामने ये शेयर करना जरूरी था। ठीक है, ब्लॉकचेन के आने से कितना चीजें ओवरकम होगी, किस तरीके से हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड करेंगे, किस तरीके से ट्रांजेक्शन वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, किस तरीके से कॉइन सस्टेनेबल होगा। सेम तरीके से हम बात कर रहे हैं कि बाइनेंस लिस्टिंग से हम क्या क्या एडवांटेज ले पाएंगे। ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैंने डिफाइन किए यहाँ पे। ये तो बहुत कम चीजें हैं, बाइनेंस लिस्टिंग के बहुत बड़े मेजर एडवांटेज हैं जो मिलेंगे। पहला एडवांटेज है कि मास विजिबिलिटी बनेगी। मास विजिबिलिटी से मतलब ये है कि बड़े लेवल पे आपको विजिबिलिटी मिलेगी, वर्ल्ड के लोग जानेंगे कि हाँ इंस्ट्रूमेंट कॉइन कोई कॉइन है, मिस्टर इकोसिस्टम को इकोसिस्टम है वो। क्योंकि बाइनेंस में होता है ना, बाइनेंस का यूजर जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड है। और जब भी कोई बाइनेंस यूज को यूजर यूज कर रहा होता है तो उसमें सेक्शन आता है न्यू कॉइन लिस्टिंग, उसमें अनाउंसमेंट आते हैं बहुत सारे। तो जब भी कोई नया कॉइन लिस्ट होता है तो हर यूजर देखता है कि नया कॉइन आया है, कोई लिस्ट हुआ है, तो वो जाके उसकी इन्फॉर्मेशन को चेक करता है और उसको लगता है कि ये अच्छा प्रोजेक्ट है तो उसमें वो पैसा लगाता है। कई सारे क्रिप्टो यूजर्स होते हैं जो जितने भी नए कॉइन लिस्ट होते हैं उनको लगता है वो कहीं ना कहीं नए कॉइन में पैसा इन्वेस्ट करते ही करते हैं। और जैसे ही वो लिस्ट होता है उसी टाइम उसमें बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब पैसा बड़ा बोलूंगा मैं, एक यूजर बड़ा पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है, यूजर की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वो छोटा पैसा भी एक बड़ा पैसा होता है पहले दिन ही। आपने देखा होगा बाइनेंस पे, आप चेक करना जाके, बाइनेंस पे जो कॉइन लिस्ट होते हैं वो पहले दिन में ही उनके ट्रेड वॉल्यूम बिलियन में चले जाते हैं। कुछ के मिलियन में जाते हैं, कुछ के बिलियन में भी चले जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है क्योंकि बाइनेंस पे जो यूजर बेस है वो इतना बड़ा है कि अगर एक यूजर छोटा अमाउंट भी अगर उसमें इन्वेस्ट करता है, क्योंकि सबको पता है कि बाइनेंस पे जो कॉइन लिस्ट होता है तो वो ग्रो करते ही करता है। ठीक है, एक पीरियड के लिए। और जब भी कॉइन ग्रो करता है सबको पता है कि आज मैं $100 भी इन्वेस्टमेंट करूंगा तो ये मेरा 300 400 500 $200 हो जाएगा। तो हर कोई उसमें पैसा डालता है और उससे बड़ा पैसा बनाता भी है। मैं बड़ा पैसा का मतलब ये नहीं बोलूंगा कि 1000 गुना पैसा बनाता है, बड़ा पैसा का मतलब ये है कि आप प्रॉफिट निकालते हो। ठीक है, क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम चैलेंज क्या है ना, कि हर कोई क्रिप्टो इंडस्ट्री में पैसा सोचता है कि मैं रातों रात पैसा बना लूं, बहुत जल्दी पैसा बन जाए मेरा, 1 महीने में 2 महीने में 3 महीने में पैसा डबल हो जाए। नहीं, ये गलत फहमी है। क्रिप्टो इंडस्ट्री में पैसा बिल्कुल बड़ा बनता है लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। आपने जिस प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया है, आपने जिस कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया है, आपको उसमें वेट करना पड़ता है। आपने आज कोई कॉइन लिया है, कोई कॉइन नया लिस्ट हुआ, आपको आपने उसमें पैसा लगाया है, आप 2-3 साल वेट करो उसमें, तब जाके आपको वो 10x 20x 100x ग्रोथ मिलती है। और लोगों ने ग्रोथ ली है। आज ही मैं किसी का शायद अभी कुछ टाइम पहले किसी का मैं पॉडकास्ट देख रहा था। आई बिलीव कोई एक पर्सन था जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत पहले से था। उसने अपना एक पोर्टफोलियो शेयर कर रहा था कि यार मैंने सालों पहले, मतलब 10 साल पहले कुछ कॉइन में मैंने पैसा ऐसे $100 $200 इन्वेस्टमेंट कर दिया था। आज 10 साल के अंदर वो मतलब उनका 100x to 100x का ग्रोथ हो गया। लेकिन वो समय लगा, उसने वो पैसा इन्वेस्ट करके भूल गया। वो ये उसने पैनिक नहीं किया कि मैंने $100 लगाया तो यार अब कल को 1-2 महीने 3 महीने बाद मेरा प्राइस इसका $50 रह गया, $60 रह गया, $10 रह गया। नहीं, उसने छोड़ दिया उसको। क्रिप्टो करेंसी में वही पैसा इन्वेस्टमेंट करो जिसको आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो, उतना ही पैसा इन्वेस्टमेंट करो। और वेट करने की आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी आप क्रिप्टो करेंसी में एक अच्छा रिटर्न या एक अच्छा बेनिफिट आप ले सकते हो। शॉर्ट टर्म में कभी मत जाओ किसी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में। 1 साल 2 साल 3 साल पेशेंस रखो, तब आपको उस पर्टिकुलर कॉइन में प्रोजेक्ट में आपको ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये था कि जब बाइनेंस पे लिस्टिंग होती है तो बाइनेंस पे इतना बड़ा यूजर बेस होता है कि अगर वो $100 $200 भी अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो बिलियन में चला जाता है। इसीलिए दिखता है वो $1 बिलियन में। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, ये सप्लाई कैसे मैनेज होगी, मार्केट में इतना सप्लाई चला गया है, तो मैं सिंपल आंसर करूंगा ना कि एक दिन का सप्लाई भी नहीं है बाइनेंस लिस्टिंग का, एक दिन का भी। इससे ज्यादा सप्लाई तो डिमांड का वहां पे आ जाएगा। तो ये चैलेंज चैलेंज है ही नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी की प्राइस को नीचे जाना चैलेंज चैलेंज है ही नहीं है अभी भी। चैलेंज ये है कि वो प्रोजेक्ट कितने समय तक सस्टेन करता है, कितने समय तक सरवाइव करता है, कितने समय तक उसको सस्टेन करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, उसको बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या डेवलप कर रहा है, क्या क्या चीजें बना रहा है, क्या चीजें बिल्ड कर रहा है, क्या मार्केट में नया लेके आ रहा है, किस तरीके से कम्युनिटी को एंगेज कर रहा है, किस तरीके से ट्रांजेक्शन वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है। वो चीजें डिफाइन करती है उस प्रोजेक्ट्स की ग्रोथ का डेफिनेशन। तो मैंने बोला ना, मास विजिबिलिटी, जब भी बाइनेंस पे कोई कॉइन लिस्ट होता है तो इससे मास विजिबिलिटी मिलती है। और मास विजिबिलिटी के लिए मतलब इंस्टीट्यूशन लेवल पे और रिटेल लेवल, दोनों लेवल पे लोगों को पता चलता है। इंस्टीट्यूशन लेवल पे जैसे बात करता हूँ, जैसे बिग रॉक कंपनी हो गई जो बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करती है बिटकॉइन वगैरह क्रिप्टो वगैरह में, तो मैं जरूरी नहीं कि बिग रॉक ही हो, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये इंस्टीट्यूशन लेवल के नाम हो गए। ठीक है, मैक्रो स्ट्रेटेजी हो गई, ये सब हो गई, ये सब इंस्टीट्यूशन आते हैं। ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशन है जो कहीं ना कहीं आज क्रिप्टो इंडस्ट्री में पैसा लगाते हैं, नए नए कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इंस्टीट्यूशन लेवल के हो गए, लोग हो गए, रिटेलर हो गए, मतलब यूजर हो गए, आम यूजर हो गए, ट्रेडर्स हो गए। ठीक है, ये लोगों की
सामने विजिबिलिटी आती है। ठीक है। और ये आती कैसे है, ये एक तो लिस्टिंग जो बाइनेंस को एक्सेस कर रहे हैं, यूजर यूज कर रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं देखते हैं। प्लस जब लिस्टिंग से पहले ना एक मार्केट हाइप क्रिएट की जाती है, मतलब एक कैंपेन चलाया जाता है, ब्रांडिंग की जाती है, प्रोमो किया जाता है, ईएमएस के माध्यम से, ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से, पीआर के माध्यम से, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के माध्यम से, क्यूएल्स के माध्यम से। ये कई सारे ब्रांडिंग के तरीके होते हैं, प्रमोशन के तरीके होते हैं, कि हर कोई बात कर रहा है कि भाई इंस्ट्रूमेंट कॉइन इस टाइम पे बाइनेंस पे लिस्ट होने वाला है। अब कुछ इन्फ्लुएंसर्स बात कर रहे हैं, कुछ क्यूएल्स बात कर रहे हैं, जो लोग सिग्नल देते हैं ट्रेडिंग के लिए, वो बात कर रहे हैं। वैसे देखो कि आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो सिग्नल देते हैं, पुष्पेंद्र सिंह जैसे हो गए, और भी कई सारे लोग हैं क्रिप्टोमन वगैरह जो सिग्नल देते हैं, बेसिकली सिग्नल देते हैं कि आप ये लॉन्ग कर लो, शॉर्ट कर लो। एक और चीज, जब बाइनेंस में लिस्टिंग करेंगे तो सिर्फ शॉर्ट में नहीं करेंगे, फ्यूचर के साथ में करेंगे। जैसे आज आप दूसरे कॉइन में फ्यूचर में ट्रेड कर पाते हो ना, लॉन्ग शॉर्ट में, 10x में, 20x में। वैसे तो अवॉइड करना चाहिए इतना ज्यादा 10x 20x हमेशा। अगर आपको हाईली रिस्क में नहीं जाना है तो आप हमेशा एक छोटे रिस्क के साथ ही हमेशा आपको ट्रेड करना चाहिए। बट मैं बात कर रहा हूँ कि जब इंस्ट्रूमेंट का जब लिस्ट होगा बाइनेंस पे, तो वो स्पोर्ट के साथ साथ फ्यूचर के साथ भी लिस्ट होगा। फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर पाओगे आप लोग उसमें। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल कोई सिग्नल किसी ने दिया, किसी को 1 लाख सब्सक्राइबर है टेलीग्राम पे, किसी के, किसी भी यूट्यूबर के, किसी भी क्वेल्स के, जो सिग्नल देता है उसके 1 लाख सब्सक्राइबर है, उसने कोई ट्रेड दिया, तो 1 लाख में से मान के 10 लाख तो 10,000 तो उसके उस ट्रेड को एक्सिक्यूट करते ही करते हैं। राइट। तो जैसे ही अगर इंस्ट्रूमेंट लॉन्च होगा तो इसका प्रमोशन किया जाएगा, तो इसको भी अगर कोई और करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कई सारे इन्फ्लुएंसर लोग ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं। बट वही है कि मैं कहता हूँ ना, हर चीज का यूटिलाइजेशन कब करना है वो सही समय पे डिपेंड करता है। कहते हैं ना, हथौड़ा मारना सबको आता है, लेकिन कब और कहाँ मारना है ये आना चाहिए। तो वही है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, बहुत सारे कोलेब्रेशन है, सब कुछ है, लेकिन उनका यूटिलाइजेशन कब करना है ये सही समय पे आने पे करना चाहिए। हमारा ब्लॉकचेन आएगा तब बहुत सारे लोगों चीजों का इन्वॉल्वमेंट होगा, आपको देखने को मिलेगा। बाइनेंस पे लिस्टिंग से पहले आपको बहुत सारे लोगों का आपको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन समय के साथ होगा, जिससे हम उनको यूटिलाइज कर पाए। क्योंकि जब आप इतने बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट करते हो तो हर एक बजट स्पेंड होता है। तो आप चाहते हो आप कहीं भी अगर पैसा 1 रुपए भी खर्च करो, तो आप उसको 100% यूटिलाइज कर पाओ, तब उस पैसे खर्च करने की कोई वैल्यू होती है। तो ये सब चीजें होंगी, एमएस भी होंगे, ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन भी होंगे, क्यूएल्स भी होंगे, सिग्नल भी दिए जाएंगे, सब तरीके से उससे बहुत बड़ा वॉल्यूम भी आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम छोटी सप्लाई को देख के जो मार्केट में हम लोग पैनिक हो रहे हैं कि सप्लाई कैसे मैनेज होगी, कैसे होगा, ये एक दिन का भी काम नहीं है मैनेज सिस्टम पे ट्रेड होने के बाद। इजिली मैनेज हो जाएगा, इतना डिमांड तो आप इजिली रहेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है, ये सारी चीजें फिजिबल है, बस शर्ते सही समय के साथ, सही रोडमैप के साथ और सही प्लानिंग के साथ उसको किया जाए तो। और उसको करने के लिए मैं एक चीज बोलता हूँ, जितना टीम सपोर्ट करेगी, जितना मिस्टर फैमिली सपोर्ट करेगी, जितना एज ए यूनिटी काम करेगी, उतना इजी होगा, उतना जल्दी समय पे कर पाएंगे हम लोग। ठीक है। डिमांड सप्लाई शिफ्ट होगा, जैसे मैंने बोला ना, मोर प्रोजेक्ट्स ऑनबोर्ड होंगे तो यूटिलिटी इंक्रीज होगी, मोर टोकन यूज केस आएंगे, इन्वेस्टर होल्डिंग बढ़ेगी, सप्लाई सप्लाई कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा इन्वेस्टर होल्ड करेंगे, उसको स्टेक करेंगे, तो सप्लाई तो ऑलरेडी मार्केट से कम हो जाएगा, तो प्राइस इंपैक्ट बढ़ेगा। प्राइस इंपैक्ट सीधा किससे बढ़ता है? ऑर्गेनिक डिमांड बढ़ेगी। क्यों? सप्लाई ज्यादा, ऑर्गेनिक डिमांड होगा तो कॉइन की सस्टेनेबिलिटी उतनी ज्यादा होती जाएगी। जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि कॉइन की सस्टेनेबिलिटी, मतलब हमको जो आज बाल्टी में पानी है उसको टैंकर बनाना है। और ये दो ऐसी चीजें हैं, ब्लॉकचेन और बाइनेंस लिस्टिंग, ये एक बाल्टी को कई टन टैंकर में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। मतलब बहुत इजीली तो नहीं, काम करना पड़ेगा, नो डाउट, इजी तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। बट हाँ, अगर आपने सही तरीके से काम कर लिया तो बिल्कुल आपका ये एक बाल्टी पानी एक टैंकर में, एक टैंकर क्या, कई टन के टैंकर में कन्वर्ट हो सकता है। और जिस दिन ये टैंकर में कन्वर्ट हो गया, उस दिन फिर कोई एक बाल्टी पानी निकाले या कम करे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला प्राइस पे। आज जो वेरिएशन देखने को मिलता है ना हमें इतना ज्यादा, फिर नहीं देखने को मिलेगा। फिर नीचे भी आएगा तो बहुत कम कम आया करेगा, और ऊपर भी जाएगा तो भी बहुत कम कम। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी $1 से $10 हो जाएगा। अगर $1 से भी $10 जाएगा तो इसकी एक लंबी प्रोसेस होगी, लंबा टाइम होगा। जितना ज्यादा डिमांड क्रिएट होगा, इतना ज्यादा यूटिलिटी होगी, इतना ज्यादा ब्लॉकचेन में प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड होंगे, जितना ज्यादा कम्युनिटी बढ़ेगी, उस पर डिपेंड करेगा। होगा जरूर, ये डेफिनेटली होगा। और समय आने पे आप लोग बिल्कुल देखोगे इसको। तो ये सारी चीजें होंगी, सब कुछ होगा। और बस पॉइंट ये है कि आज होगा ये सब, फ्यूचर में होगा, लेकिन आज क्या, आज हम कैसे अपना माइंडसेट बनाते हैं, आज हम क्या एक्शन लेते हैं, वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। और कोई भी एक व्यक्ति फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है, या कुछ चुनिंदा लोग फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। एक टीम डिसाइड करती है, कम्युनिटी डिसाइड करती है उसका फ्यूचर क्या होगा। और मैं प्राउड फील करता हूँ, मुझे गर्व है ऐसे प्रोजेक्ट में जुड़ते हुए, कि जिसके पास एक ऐसी फैमिली है, एक ऐसी टीम है, जो इस सब सिचुएशन के बावजूद भी आज मिस्टर मिंट पे उसी भरोसा, उसी डेडिकेशन के साथ काम कर रही है।
तो मैं लकी हूँ, प्राउड फील करता हूँ कि मैं ऐसे सिस्टम का पार्ट हूँ, ऐसी फैमिली का पार्ट हूँ जहाँ पे लोग चीजों को समझते हैं, सुनते हैं, नॉलेज लेते हैं। आज मैं शायद कुछ अभी कब हुआ था, अनिल अनिल ध्रुव जी का एक वो चल रहा था, जूम था शायद, उसमें कुछ बोल रहे थे बातें, वो मैं सुन रहा था उनको। अच्छा लग रहा था सुन के, काफी चीजें उनके जीवन में कैसे चेंजेस हुए हैं, उन्होंने चीजों को कैसे लर्न किए हैं। वो दुबई जाते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हैं, कैसे लर्निंग करते हैं। बेसिकली पॉइंट लर्निंग। ये टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पे आप चीजों को जितना ज्यादा लर्न करेंगे उतना ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अनिल ध्रुव के बात करने से मुझे एक चीज समझ में आ रही थी, वो सिंपली बोल रहा था कि भाई आप लोग क्यों पैनिक हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, ये कुछ भी नहीं है। क्या इस मीटिंग में अनिल ध्रुव है क्या? कोई मुझे बताएगा अनिल ध्रुव? मैं एक बार अनिल ध्रुव के को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा यहाँ पे। राइस जी, क्या पॉसिबिलिटी है ये अनिल ध्रुव को एक बार एक लाया मिनट से जाए? चेक करता हूँ सर। बात करो एक बार। ठीक है, अनिल ध्रुव जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी कम्युनिटी में जो आज भी, राजेश सर हैं, आशीष सर हैं, बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी उसी शिद्दत से, उसी डेडिकेशन से, उसी ट्रस्ट के साथ में काम कर रहे हैं। और आज अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी बदल रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। बट हम थोड़ा सा नॉलेज के चक्कर में या थोड़ा सा जानकारी अभाव के चक्कर में हम अपने आप को थोड़ा सा नेगेटिव कर लेते हैं, पैनिक हो जाते हैं। पेशेंस इज द की टू सक्सेस, कहते हैं ना। भविष्य प्रीवियसली जितनी भी जो कहावतें बनाई गई हैं, जितनी भी ज्यादा जो लोगों ने लाइनें लिखी, स्टेटमेंट दी है, तो वो स्टेटमेंट सिर्फ लिखने के लिए नहीं होते हैं, उस स्टेटमेंट के पीछे उनकी कई सारे एक्सपीरियंस होता है, रिसर्च होता है, तब जाके वो एक स्टेटमेंट को लिखा जाता है, बनाया जाता है। तो अगर कोई स्टेटमेंट लिखा गया मतलब सच्चाई होती है उसमें। कहते हैं ना, पेशेंस इज द की ऑफ द सक्सेस। तो अगर आपको क्रिप्टो इंडस्ट्री में सक्सेस होना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप जल्दबाजी नहीं कर सकते, आप रातों रात या आप महीनों में पैसे सर जी को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अनिल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, मस्त हूँ सर। बढ़िया बढ़िया, अच्छा लगा सुन के आपको। आपका मैं जी एक सर। जूम वेबिनार दिख रहा था, शायद आज ही कल में आप दे रहे थे। आप कुछ हाँ जी सर। दुबई को लेके कुछ बातें कर रहे थे, आप देख रहे थे दुबई में क्रिप्टो के जी अडॉप्शन को लेके बातें कर रहे थे कि आजकल डेली यूजेस में भी जी। जो चीजें हो रही हैं। आप टोकन 2049 में भी थे, राइट? जी सर, करेक्ट सर। हाँ, अच्छा लगा था मिलसे आपसे। तो जी वही मैं धन्यवाद बता सर। रहा था आपके बारे में, शायद जी आप सुन भी रहे जी होंगे कि किस जी तरीके से मतलब अगर कोई क्रिप्टो करेंसी को लेके अगर नॉलेज रखता है, अंडरस्टैंडिंग रखता है, जी। तो वो समझ सकता है कि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है, इंस्ट्रूमेंट का फ्यूचर क्या है, उनको करेक्ट है। पैनिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जी। ठीक है, सही तो है अगर आप सर। कुछ बोलना चाहो तो बिल्कुल, आपने जो वर्ड वर्ड किए थे अगर रिपीट करना चाहो तो आप बिल्कुल, आज सब लोग जी यहाँ पे सामने हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप शेयर करना जी चाहते हैं शेयर कर सकते हैं, जी बट कुछ शब्दों में, टाइम समय ज्यादा नहीं जी है, जी जी कुछ शब्दों जी में आप सर, जी रखिए सर। अपनी बात को। मैं अपनी यही बोलना चाहूंगा सर बाकी सभी लोगों को कि आज हम जब आए हुए थे इस सिस्टम में, तो क्या लेकर के आए थे या कितना पैसा हमने इन्वेस्टमेंट किया था। और इस सिस्टम से आज अगर हम देखते हैं पेनिक हो रहे हैं या परेशान है, जो भी जिस भी सिचुएशन, तो आज हमारी स्थिति क्या है, या आज हम जो लॉस की बात कर रहे हैं, तो इस सिस्टम की से ही हमने अर्निंग किया है, इस सिस्टम से ही हमने पैसा बनाया। तो हम उन दिनों को ना भूले कि हम जो पैसा लेकर के आए थे, चंद पैसे यहाँ मेहनत करके हमने जो पैसा बनाया, उस पैसे को हमने फिर से री इन्वेस्ट किया। और मजे की बात, उस पैसे को कोई सीनियर, कोई मेंटर हाथ पकड़ करके जबरदस्ती किसी का इन्वेस्टमेंट नहीं कराया। दूसरी चीज, हम अपनी ड्रीम इतना बड़ा रखें, जो टारगेट है, पर्पस है, वो इतना बड़ा रखें कि इस मार्केट में आए, क्रिप्टो मार्केट में, तो जब भी बात हो तो मिलियन डॉलर पे बात हो, पोर्टफोलियो की बात हो तो मिलियन डॉलर की बात हो, कि मतलब एक लगना चाहिए कि पैसा कमाए हुए, पैसा बनाया हुआ, कि जिसके बाद कभी किसी सिस्टम में काम ना करना पड़े, एक ऐसा इंपायर बनाए इस सिस्टम के माध्यम से। तो ओनली वे टू, अभी के डेट में अगर हम इंडिया में देखें, तो एक इकलौता रास्ता है हमारे पास में, मिस्टर मिन, जो एक ही सिस्टम है जो पिछले 4 सालों से, जैसा भी आज, ठीक है मार्केट लॉस पे है, लोग पेनिक हो रहा, जो भी हो, लेकिन 4 सालों से एटलीस्ट टिका तो है, एटलीस्ट 4 सालों से टोकन मिल तो रहा है, एटलीस्ट 4 सालों में किसी दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि हम टोकन को बेचना चाहें, सेल करना चाहें, टोकन परचेज करना चाहें, तो ऐसा नहीं हुआ कि हमारा टोकन जो है बिक नहीं रहा हो, हमारा टोकन जो हम खरीद नहीं पा रहे हो। ना ही हम ऐसा बोल भी नहीं सकते कि कोई हमारे सीनियर हमारा टोकन हमसे बाय नहीं कर रहा हो, हमसे टोकन जो है सेल आउट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता। तो फिर हम क्यों पैनिक हो रहे हैं? ढेर सारे प्रोजेक्ट जो आज के डेट में आए, जिसका नामो निशान नहीं है, और उसके बावजूद हम यहाँ आकर के एक दूसरे को सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। हमारा जो काम है, हमारा जो जिम्मा है, हम करते हैं। हमारे जो मेंटर्स हैं, जिनको जो काम है उनका, वो उनके ऊपर छोड़ देते हैं। देखना एक दिन हम सब, जो सोच नहीं था, जैसे मेरी तो लिटरली सोच नहीं था कि मैं आया तो कभी लाइफ में जो आज मेंटेन कर पा रहा हूं, जिस स्थिति में आज मैं हूं, जो पैसा आज मैंने बनाया, जो कुछ प्रॉपर्टीज आज मैंने बनाए, जिन गाड़ियों पे आज मैं चल पा रहा हूं, जिस पोर्टफोलियो पे आज मैं बैठा हूं, ये पोर्टफोलियो की भी बात अगर मैं करता हूं, या जिन कंट्रियों को मैं आज घूम पा रहा हूं, ये बिल्कुल भी संभव नहीं था अगर मैं इस सिस्टम पे नहीं आता था। ये बिल्कुल सही बात है, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं सीनियर लीडर, चाहे साथ में डाउनलाइन की बात थैंक यू करें, तो सो इन मच सभी अनिल, लोगों को सॉरी मैं पता आपको ब्रेक है। करूंगा, नहीं समय कोई का बात नहीं अभाव सर। है, मैं आपको धन्यवाद सर। ब्रेक जी जी, करूंगा। आप कंटिन्यू करिए। ठीक जी। है, मैं बस, ठीक है। मेरा बस एक ही मकसद था कि
पैसा बहुत सेकेंडरी चीज है। मेरा मतलब पैसे से नहीं था, मेरा मतलब है नॉलेज से। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है सिस्टम की, आप क्रिप्टो में अगर कुछ लर्निंग करना चाह रहे हैं, या आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपको लग रहा है कि मुझे ग्रोथ करना है, आपको कुछ अचीवमेंट करना है, सक्सेस पाना है, तो आप उस सिस्टम को समझिए, पहले लर्न कीजिए। तो लर्निंग सबसे बड़ा की है उस सिस्टम में सक्सेस पाने का, उस इंडस्ट्री में सक्सेस पाने का। आप जितना एक्सप्लोर करेंगे, जितना लर्न करेंगे, आप उतना चीजें समझ पाएंगे। तो मिस्टरमेंट में भी अगर आप जुड़े हैं, आपने पार्ट लिया, हिस्सा बने हैं, एज अ कम्युनिटी मेंबर, एज अ टीम मेंबर आपने हिस्सा लिया है, आप उसी कम्युनिटी के पार्ट हैं, मिशन फैमिली के पार्ट हैं, तो आप पहले सिस्टम को समझिए, उसका प्रीवियसली बैकग्राउंड जानिए, आप उसका अभी तक का जो भी डेवलपमेंट हुआ है, या जो भी पास्ट में चीजें अचीवमेंट हुई हैं, आप उनको समझिए, उनको जानिए। फ्यूचर में इंस्ट्रूमेंट का विजन क्या है, किस तरीके से अभी आने वाले समय में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में इंस्ट्रूमेंट क्या क्या चीजें नया लाने वाला है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरीके से सिस्टम ग्रो होगा, डेवलप होगा। अगर आप इन चीजों की जानकारी लेंगे, अगर आप इन चीजों को प्रॉपर तरीके से समझेंगे, तो आपके अंदर, मैं 100% बोल रहा हूँ, नेचुरली खुद से ही आपके अंदर ये सारे डाउट्स आने खत्म हो जाएंगे। ये डाउट्स कभी नहीं आएंगे। तो मैं इसी के साथ अब अपने शब्दों को थोड़ा विराम करूंगा, और मैं चाहूंगा कि क्योंकि ज्यादा लंबा समय हो गया है, तो हम इसी वेबिनार को आगे कंटिन्यू करने के लिए, मैं आखिरी बात यही बोलूंगा कि जो भी लोग मिस्टर फैमिली का पार्ट हैं, कृपया आप लोग सही जानकारी दीजिए, सिस्टम के साथ क्रिप्टो इंडस्ट्री को समझिए, ब्लॉकचेन की पावर को समझिए, सिस्टम कैसे डेवलप होता है उसको समझिए। अगर आप, और पेशेंस रखिए, पेशेंस रखोगे ना, ये गारंटी है कि अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में पेशेंस रखते हो, कोई कॉइन प्राइस, बिटकॉइन भी हो, ऊपर नीचे होता रहता है, सब होगा, लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हो, तो आने वाले समय में आप अपना ग्रोथ कर सकते हो, आप बेनिफिट ले सकते हो, और 100% आपको बेनिफिट होगा, 110% होगा। बस आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखना है। और मैं फिर एडवाइस करता हूँ, क्रिप्टो करेंसी में आप वही पैसा लगाओ, या वही अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करो, जो पैसे को आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड रख सकते हो, ऑलवेज। तो वही मेरी एडवाइस रहेगी आप सभी लोगों के लिए। तो मैं इसी के साथ, थैंक यू सो मच, आप लोग आए, इस वेबिनार में ज्वाइन किया, पार्ट लिया, हिस्सा बने, मिस्टर फैमिली का हिस्सा बने, थैंक यू सो मच। राय जी, ओवर टू यू, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यस सर। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों को एक रोड मैप दिखाया और बताया कि फ्यूचर कैसा है हम लोगों का। बस तो आप रुकिए थोड़ा सा, मैं पूरे मिस्टर मिंट फैमिली की तरफ से एक कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो आपको एक पद मिला हुआ है, मैं चाहूँगा सब लोगों को पता चले। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपने 1 मिनट में। और आप सब लोग सर को बधाई दीजिए कि आज के डेट में जितनी भी हैं, जिस तरह से एक मिस्टर मिंट ग्रो हो रहा है, हमारे राहुल सर को राष्ट्रीय प्रेस महासंघ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप लोगों की स्क्रीन दिख रही होगी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर, आशीष हो जी रहा एक है बार सर। बताइएगा जरा। ये आप देखिए कि हमारे राहुल सर को आज 20/5/2025 को, आज के दिन, जो राष्ट्रीय प्रेस महासंघ है उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा, नियुक्त किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि मिस्टर मिंट के जो एक वचन है, एक सेवा के लिए, सर्विस के लिए, जिस तरह डेवलप करी चीज़ों को, उसमें तो मैं चाहूँगा कि जो अपना सर, आप सब लोग सर को स्वागत कीजिए बेहतर तरीके से डिजिटली। और इस जो अपना ये पत्र है, नियुक्ति पत्र है, मैं शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, आप सब लोग इसको अपने डीपी में लगाइए, ग्रुप में शेयर कीजिए। और सबको पता चलना चाहिए कि हम लोग किस तरह से एक कंट्री की सर्विस के साथ साथ और अपना मिस्टर मिंट के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, किस तरह से बेहतर कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर, आपका एक आज जिस तरह से आपने पूरी चीज़ों को क्लियर किया। जस्ट मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। एंड सभी मिस्टर मिंट फैमिली की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं एक नई पारी के लिए भी। और मिस्टर मिंट जिस तरह से ग्रो हो रहा है, डेफिनेटली आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, पूरा एंटायर टीम जिस तरह से मेहनत कर रहा है, हम बहुत आगे जाने वाले हैं। थैंक यू सो मच। सो इसी बात बहुत से बहुत ऑलरेडी धन्यवाद 2 राय जी, घंटे हो बहुत चुके बहुत हैं। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। बस ये है, एक कहते हैं ना कि अपने कर्म के साथ साथ, परिवार अपने की तरफ चीजों से के आपको साथ साथ, अगेन एक बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत 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 धन्यवाद। और मैं बस, ये जो पद मुझे मिला है, मैं ये चाहता हूँ, ये पद एक बस राष्ट्रीय सेवा है, मैं चाहता हूँ कि कुछ योगदान वहाँ भी दे पाऊँ देशभक्ति में चीजों में, मेरी क्योंकि वॉइस आ हम रही है? कहीं ना कहीं अपनी, हेलो राय जी, यस, आपको आ आवाज रही आ रही है है, मेरी? आ रही मेरी आवाज आ रही है आशीष जी? है। यस यस सर, सर। क्लियर। जी। तो मैं वही बोल रहा था कि हम कभी कभी क्या होता है ना, अपनी अपनी चीजों में, अपनी पर्सनल लाइफ में या बिजनेस लाइफ में इतना इंगेज हो जाते हैं कि हम कभी राष्ट्र के बारे में नहीं सोच पाते हैं, देश देश सेवा के बारे में नहीं सोच पाते हैं। तो बस मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिला है, एक मौका मिला है, मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को, मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं कुछ राष्ट्र के लिए, कुछ देश के लिए कुछ कर पाऊँ। और इसको मैं जितना भी अपने तन मन धन से मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं इसको निभा पाऊँ और देश के लिए कुछ काम आ पाऊँ। प्लस साथ ही साथ, इससे इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे प्रोजेक्ट्स को लेके, हमारी वर्किंग में कोई कमी आ जाए। हमारा प्रोजेक्ट्स में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे इंस्ट्रूमेंट में जो एक जिम्मेदारियां हैं, वो मैं पूरी शिद्दत के साथ 100% निभाता रहूंगा, निभाता आया हूँ। और उसमें कोई भी एक परसेंट कमी नहीं आएगी। और ये मेरा, आप कुछ भी बोलो, एक कॉन्फिडेंस है, या मेरा एक कहते हैं ना कि एक
आप किसी चीज को बहुत ज्यादा वो करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, तो आपको एक आप 100% कंफर्ट हो जाते हो कि नहीं, आज नहीं, भले ही समय लगे, बट मिस्टर मिंट एक ट्रांसफॉर्म लेके आने वाला है इस इंडस्ट्री में, और वो डेफिनेट लेके आएगा, मेरा पूर्ण विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ हम काम करते रहेंगे। लोग आएंगे जाएंगे, लोग चीजें ऊपर होंगी नीचे होंगी, ये हमें रोक ही नहीं सकते हैं। हमें हमारे विजन के साथ काम करते रहना होगा, हम करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को पोस्ट से मैं बोलता हूँ मीटिंग ऐड कर सकते हैं।